का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बेटा गलत पढ़ा रहे हैं, मैं साफ सीधी सी बात है। ठीक है, नहीं है कोई पार्टिकल ही नहीं है, जब कोई पार्टिकल ही नहीं है तो बेटा तो क्या स्कैटरिंग होगी, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो ही नहीं। जिनकी आंखों में खो जाने का सपना रखते हो उनकी आंखें भी ऐसे ही हैं। अब ये देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसको समझो यार। अब ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पूछा जाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। और यहीं से मैं तुम्हें एक एनिमेशन से समझाऊंगा। मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ मेन चीज पे फोकस करें। मैं चाहता हूं कि ये पूरा डायग्राम को हम गायब कर दें और इसको देखते हैं सिर्फ एक लेंस से, रेटिना लेंस। वेल, हेलो 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 हेलो, कैसे हो सब भाई? वेलकम है, स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में हमारे चैनल पे, विच इज को पावर्ड बाय टेस्ला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। और आज हम बेटा लेके आए आपके लिए क्लास 10th का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसकी क्या जरूरत है? तो हल्का सा फुल्का सा एरा गिरा सा चैप्टर है, इसकी वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? इसको समझाने की क्या जरूरत है? मानता हूं भाई 2 नंबर का आएगा एग्जाम में, 2 नंबर की वेटेज है इसकी, लेकिन ये 2 नंबर भी नहीं खोने। और देखो, बदनाम नहीं कर रहा किसी को, बट यार ऑनलाइन मैं देख रहा हूं टीचर्स इसके कितने पॉइंट्स हैं जो खोल के नहीं बता रहे हैं। रेनबो फॉर्मेशन में मजा ही नहीं आ रहा मुझे, जिसका भी मैं देख रहा हूं कि रेनबो फॉर्मेशन, कुछ टीचर्स, मतलब मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटा मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ टीचर्स गलत बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या नाम नहीं लूंगा, लेकिन बेटा गलत पढ़ा रहे हैं, मैं साफ सीधी सी बात है। ठीक है, कुछ और टीचर्स हैं जो इसके बारे में पढ़ा अच्छा रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे ज्यादा। ठीक है, तो मेरे पास आजकल 2-3 बच्चे आके पूछ चुके हैं कि सर बताओ, रेनबो फॉर्मेशन में टीआईआर है या नहीं है, या हो लिखे। सर मैं लिख के आया हूं, मैडम ने गलत कर दिया। ऐसे इस चैप्टर में ना 1-2 फिनोमेना ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है, और ये 2 नंबर ना यही कटेंगे बेटा। ठीक है ना? तो इसीलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड विद बढ़िया वाला एनिमेशन और मजेदार वाली मस्ती के साथ। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अपनी पेटी बांध लो, कमर कस लो, कॉपी रख लो और इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर लो। ठीक है, और आइए स्टार्ट करते हैं बेटा ये वीडियो। लेट्स बिगिन। सो हमारा बेटा हमेशा की तरह इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट, टारगेट। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा टारगेट क्या है इस वीडियो का? तो देखो बेटा, ह्यूमन कलरफुल वर्ल्ड ऑब्वियसली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है बेटा आपका ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में बेटा हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि ह्यूमन आई के पार्ट्स क्या क्या हैं, किन चीजों से हमारी आंख बनी है, कैसे काम करती है, पूरा फंक्शन समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से हमें धुंधला दिखता है, या कभी कभार सिर दर्द हो रहा है, ऐसे आंखें झमकाते हैं। एक बढ़िया हमारे क्रिकेटर भी रहे हैं जो बैटिंग करते रहते थे, फिर ऐसे बैटिंग करते रहते, ऐसे करते रहते थे। हैं, तुम्हें शायद तुम्हें नहीं पता होगा, तुम जेनजी लोग, तुम्हें क्या पता होगा। पूछो अपने बड़े भैया से, अपने पापा से कि पापा वो कौन से क्रिकेटर थे। देखते हैं किसका जवाब सही होता है, कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। ठीक है, तो डिफेक्ट्स देखेंगे बेटा, क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं। उसके बाद बेटा इनकी रेमेडी देखेंगे, मतलब क्या तरीके हैं, क्या नुस्खे हैं जिससे ये ठीक हो जाता है। और रेमेडी देखने के बाद बेटा आखिरी पार्ट जो डिस्कस करने वाले हैं, जो ह्यूमन आई में है, वो है न्यूमेरिकल्स। कि बेटा यहां से आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्या न्यूमेरिकल्स आएंगे। लेंस फॉर्मूला आई नो, लेकिन बच्चों को उसको अप्लाई करने में, उसका एप्लीकेशन नहीं समझ आता कि क्या रखें। तो वो चीज हमें पता चलेगी बेटा इस न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में, जिसमें मैं पूरा खोल के आपको ट्रिक्स भी दूंगा और बढ़िया से समझाऊंगा भी कि आपका क्या वो तरीका है, क्या एनालिसिस है, जिससे आपके सारे सवाल सही हैं। ये जैसे ही खत्म होता है, फिर आता है हमारा कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या होता है? कलरफुल वर्ल्ड। बेटा इस ये सबसे ज्यादा तंग करेगा तुम्हें। देखो इसमें दिक्कत क्या होती है, बच्चों को आता है, बच्चों को रीजंस भी पता है, लिखना नहीं आ रहा, पॉइंट्स नहीं लिख पा रहे, पूरी महागाथा लिख दी, लेकिन मेन टर्म्स यूज नहीं कर रहे। यही सबसे बड़ी दिक्कत है बेटा, जो यहां नंबर कटते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन के चांसेस 80% कलरफुल वर्ल्ड में से ही आने के हैं।
ह्यूमन आई में से भी आ सकता है, लेकिन 2 नंबर की वेटेज पे मोस्टली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देखोगे तो आपके कलरफुल वर्ल्ड से आए हैं बेटा। तो यहां पर हम क्या देखेंगे बेटा, यहां हम देखेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बढ़िया से, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म देखेंगे कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसा होता है बेटा। रेनबो की फॉर्मेशन, ये देखो बढ़िया से जा रहा रंग बिरंगा रेनबो, रेनबो देखेंगे, रेनबो की फॉर्मेशन कैसी होती है, कैसे बनता है इंद्रधनुष। और रेनबो फॉर्मेशन होने के बाद हम एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन के एटमॉस्फेयर में कैसे रिफ्रैक्शन होता है। और उसके बाद हम डिस्पर्जन समझेंगे। जैसे ही मैं आपको रेन ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म बताऊंगा ना, वहां पर भी डिस्पर्जन को हम समझ लेंगे, वही समझ लेंगे, बट डिस्पर्जन के कुछ केसेस हैं जो रेनबो फॉर्मेशन में भी आएंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। और फिर हम स्कैटरिंग देखेंगे बेटा। तो इसका ये जो पार्ट है कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट, वो काफी बड़ा है, तो ये सारी चीजें हमको कलरफुल वर्ल्ड में बेटा कवर करना है। दिस इज गोइंग टू बी आवर टारगेट, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ह्यूमन आई यानी ये आंख। क्या है ह्यूमन आई बेटा? जैसे हमारे ईयर्स हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, जो हमको एक ऐसे डिवाइस हमारे दोनों इस खोपड़े के इस तरफ लगे हुए हैं जो हमको साउंड को सेंस करने में हेल्प करते हैं। ऐसे थोबड़े के आगे ये एक ऐसा कैमरा फिट है बेटा जो हमको देखने में हेल्प करता है ना। इससे ही आप देख पाते हो कोई चीज, आप मुझे देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो, लाइट इस कैमरे के थ्रू आ रही है और प्रोसेसिंग हो रही है और फिर आप मुझे देख पा रहे हो। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, ये एक ऐसा सेंस ऑर्गन है बेटा जो कि हमको देखने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये ह्यूमन आई है, ठीक है, सबको ऐसे ही दिखती है ह्यूमन आई, है ना, लेकिन असली में ऐसा नहीं है। इसको अगर फाड़ के देखोगे तो ये ह्यूमन आई ऐसा गोल गट्टा मिलेगा, ऐसा मछली जैसा। ठीक है ना, ये ऐसा मिलता है और हर एक का ऐसा होता है। जिनकी आंखों में खो जाने का सपना रखते हो उनकी आंखें भी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो ऐसा सा बेटा आपको दिखता है, इसको बोलते हैं आई बॉल। ऐसा आई बॉल होता है, इसके ऊपर स्किन की कवरिंग होती है तो आंख ऐसी दिखती है। ठीक है बेटा, तो ये है ह्यूमन आई। बेटा बोर्ड से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पूछा गया है अभी प्रीवियस ईयर में, वो सब बताऊंगा। जैसे ये याद रखो कि इसका डायामीटर, इस गोले का जो डायामीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर है। ये पूछते हैं, आप पूछते हैं, पूछा है भाई ये चीज। प्रीवियस ईयर उठाओ, उसमें दिखेगा, उसमें लिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ह्यूमन आई, और उसमें एक पार्ट था कि ह्यूमन आई का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर सारा डिस्कस करूंगा मैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ह्यूमन आई का। अब हमको बेटा इसके बारे में पढ़ना है, इसके कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। तो बेटा ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बेस्ट डायग्राम है। मुझे लिटरली किसी और किताब का डायग्राम इसमें मजा नहीं आया, ये डायग्राम अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, आइए इस डायग्राम को देखते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि आंख में कैसे काम होता है, एनिमेशन दिखाऊंगा कैसे दिखती है हम कोई भी चीज कैसे देखते हैं। लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं, इसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहले इसको बनाना, बनाना बहुत आसान है भाई। देखो, जब भी इसको बनाओगे सिंपल सी बात है, एक गोला बना लो, ऐसा एक गोला बना लो, ऐसा एक गोला बना लो। उसके बाद कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली सिंपली इसका जो ये पार्ट है इसमें बस इसको ऐसा बाहर राउंड निकाल देना, बस ऐसा कर दे। सिंपल ये पार्ट करना है और आपका ह्यूमन आई का डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट है। इसको हटा देना बीच में से और बन गया। इसको यहाँ पे मिला लो, ये यहाँ बन गया। ठीक है, ऐसा ये बन जाएगा। अब कहीं से बाहर भी निकालना है तो यहाँ से इसको हटा लो, ये इधर से ऑप्टिकल नर्व का रास्ता बन गया। ठीक है, ये बात ये यहाँ पे बन जाएगी। तो ये डायग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सारे पार्ट्स भी बन जाएंगे। आइए एक एक करके इसको मैं फ्रेम करता हूं और इसके बारे में बताता हूं। तो बेटा पहला पार्ट देख रहे हो, ये पहला पार्ट है। हम एक एक करके नंबरिंग करेंगे, मैं नंबरिंग डालता जाऊंगा यहाँ। अब देखो क्या होता है, देखो सबसे जो आउटर पार्ट है ना, ये जो आउटर पार्ट है, ये जो आउटर पार्ट है बेटा, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, इसको बोलते हैं बेटा कॉर्निया। ये होता है हमारा कॉर्निया। देखो कहाँ लिखा है कॉर्निया, ये होता है हमारा कॉर्निया। कौन सा, ये आउटर पार्ट। ठीक है,
बेटा कॉर्निया जो है वो सबसे पहली ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है, और लाइट सबसे पहले कॉर्निया पे ही आके टकराती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो बेटा यही होता है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। मोस्ट ऑफ द लाइट का रिफ्रैक्शन वो इस कॉर्निया पे ही होता है, कॉर्निया पे ही होता है। देखो कॉर्निया क्या है, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड हेयर एट द कॉर्निया। सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसी लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है जो आपको कॉर्निया पे, ठीक है। ये जो रेड में मार्क है ना बेटा, ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो लाइट सबसे पहले रिफ्रैक्ट कहां करती है बेटा, इस पे ही करती है, कॉर्निया पे ही करती है, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। तो कॉर्निया पे बेटा सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, कॉर्निया से अंदर आओ। तो अंदर आते हुए फिर जो हमारे पास सेकेंड पार्ट आता है बेटा, ये चीज तो ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट, इसको ना मैं ऐसे ऐसे करके बनाता हूं, रुक जाओ, इसको यहां पे बना रहा हूं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट बेटा जो सेकेंड पार्ट आता है वो हमारे पास में आता है दिस एक्वस ह्यूमर, ये रहा एक्वस ह्यूमर। अब खुद सोचो नाम क्या है, एक्वस, एक्वा। अब ये एक्वा क्या है भाई, ये वाटर लाइक, इसका जो टेक्सचर पानी जैसा होता है, ठीक है। सुबह सुबह उठते पानी निकल रहा है आंखों में से, ऐसा लगता है ना, पानी पानी सा लगता है, तो समझो कि ये एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। अब ये वाटर लाइक इसका टेक्सचर होता है। इसका काम क्या है बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, ये आंख है, ये आंख का आईबॉल है, इसके अंदर ये लेंस है। अब देखो यहां भी कुछ पानी भरा है, यहां भी है। अब अगर ये पानी का प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये जो हम आपका पूरा क्रिस्टलाइन लेंस है बाहर निकल जाए। तो बेटा इसका काम होता है प्रेशर को बैलेंस करना, कि जो पीछे का प्रेशर है वो आगे से बैलेंस कर ले। तो एक तो प्रेशर को बैलेंस करता है, पहला काम। और दूसरा काम इसका क्या है बेटा, एक्वस ह्यूमर का, ये जितने भी हमारे फॉरेन एलिमेंट्स है, फॉरेन मतलब कौन से, अमेरिका वाले, अबे नहीं, फॉरेन एलिमेंट्स मतलब जितना भी धूल लक्कड़ जो है ना, ये उसको आंख के अंदर नहीं जाने देता। बिल्कुल गाड़ी जैसा काम करता है। गाड़ी में भी जो तुम्हारे एसी वेंट्स लगे हुए हैं ना, गाड़ी को भी ईंधन को जलने के लिए, ईंधन, अबे इंजन नहीं, ईंधन, पेट्रोल या डीजल, इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो कैसे होती है, वो बाहर से हवा खींचता है। तो जब खींचता है तो उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं जो धूल मिट्टी को नहीं जाने देते। तो ये भी वही है, ठीक है, गाड़ी का बोनेट के सामने लगे होते हैं। तो ये हमारा एक्वस ह्यूमर बेटा दो काम कर रहा है। क्या क्या काम, वाटर लाइक स्ट्रक्चर, और काम क्या कर रहा है, ये मेंटेन करता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को। बस प्रेशर है, इंट्राऑक्यूलर से घबराओ मत, प्रेशर को मेंटेन करता है, और थोड़ा सा सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है आपको। तो ये है बेटा एक्वस ह्यूमर। आगे आते हैं बेटा फटाफट। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब अंदर आओ। अब जब आगे आते हैं तो बेटा ये देखो एक खिड़की बनी होती है, खिड़की, ठीक है, ठीक है। अब ये खिड़की जो होती है इसका नाम होता है बेटा आइरिस। ये क्या है, आइरिस, यहां मार्क्ड भी है आइरिस, देखो ये आइरिस। अब आइरिस क्या है बेटा, इसके लिए प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ठीक है। ये कैसा सा है, ये डार्क डार्क डाइफ्राम जैसा होता है आइरिस। इट इज अ डार्क मस्कुलर डाइफ्राम, ठीक है ना। क्या सर ये पूछा गया है, अरे पूछा गया है ये चीज कि आइरिस कैसा होता है। जो रेड में है वो सब पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आइरिस कैसा है, ये डार्क एक तरीके से डाइफ्राम। ये क्या है, कुछ भी नहीं, खिड़की है। तुम्हें मेरा चेहरा दिख रहा है और ये मैं ढक लेता हूँ, देखो अब मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। अब ये आइरिस आ गया, आइरिस ने हटाया, देखो क्या बढ़िया स्मार्ट सा थोबड़ा तुम्हारे सामने आया, ये फिर ढक गया, ये फिर आ गया, फिर ढक गया। बस यही काम है आइरिस का, ये ढकता और खुलता रहता है, ढकता और खुलता रहता है, ठीक है। तो ये जो विंडो वाला काम है ना, ये है आइरिस, ठीक है। तो बेटा ये है हमारा आइरिस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आइरिस इज। अब जाहिर सी बात है यार, अब ये ऐसे है, तो अब आइरिस अगर ज्यादा ढक जाएगा तो ये खिड़ जो बीच की जो जगह बची है कम हो जाएगी, और ये जब इधर हो जाएगा तो बीच की जगह ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये जो बीच की जगह है ना, ये जो जगह है बेटा, इसको बोलते हैं प्यूपिल। चौथे नंबर का है। तीसरा क्या था बेटा, तीसरा था हमारे पास आइरिस, और चौथा क्या था, प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, कुछ भी नहीं यार, खिड़की है। क्या है यार, खिड़की है सिंपल सी। जो खिड़की कम, जितनी ज्यादा बंद होगी उतना कम लाइट जाएगी, जितनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी उतनी ज्यादा लाइट जाएगी, ठीक है। और इस खिड़की का साइज कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है। आइरिस का काम समझ आया बेटा, क्या है आइरिस का काम समझ आया। डार्क मस्कुलर डायफ्राम है, और ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। कैसे कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा करके। और ये रहा प्यूपिल, ये क्या है, वो छोटी सी सर्कुलर ओपनिंग है
इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। देखो रेगुलेशन का काम प्यूपिल करता है। देखो डाउट आ रहा होगा बच्चों को कि ये दोनों पॉइंट सेम क्यों लिखे हैं, सेम नहीं है। आयरिस का काम है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, और प्यूपिल के साइज निर्धारित करता है कि कितना लाइट अंदर जाएगा। समझ आया? कभी पूछा आयरिस क्या करता है, तो इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। और प्यूपिल क्या करता है, अरे आयरिस जितना साइज कंट्रोल कर रहा है, आयरिस ने ज्यादा पास कर दिया तो प्यूपिल कम लाइट भेजेगा। तो प्यूपिल कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स थ्रू द आई। ठीक है बेटा, तो ये चार चीजें हमारी यहां पर खत्म हो गई। उसके बाद अंदर आओ, जैसे ही प्यूपिल से लाइट निकलती है तो कहां पड़ती है, क्रिस्टलाइन लेंस पे। एक लेंस है भाई, ये लेंस कैसा है, फ्लेक्सिबल लेंस है जो ईश्वर ने हमें दिया है। कैसा सा है, गोलू सा है, गोलू सा। तो इस लेंस, ये लेंस कैसा होता है बेटा, ये भगवान ने हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है हमारी आंख में, मोटू सा ऐसा सा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है बताओ, लाइट चैप्टर पढ़ के आए नहीं आए? नहीं पढ़ा तो फटाफट क्लिक करो और जाके पहले लाइट चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, जरूरी है, उसमें अच्छे से समझाया मैंने कि लाइट कैसे काम करती है, कन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करता है। तो कन्वेक्स लेंस कैसा है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है बेटा। भगवान ने हमें कौन सा लेंस दिया है, कन्वर्जिंग लेंस, जो लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस दे दिया भगवान ने हमें। अब कन्वेक्स लेंस क्या करता है, जब लाइट आती है तो कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है। कहां कन्वर्ज करेगा बेटा ये लाइट को, ये लाइट, लाइट आई यहां से, देखो लाइट आई, ये लाइट को कन्वर्ज करता है यहाँ, कन्वर्ज करता है यहाँ पर। ये क्या है सर, अबे आ रहा हूं इस पे भी, लेकिन पहले ये नीला नीला तो देख लो, ये क्या है, इसको बोलते हैं बेटा विट्रस ह्यूमर। बाहर था एक्वा, एक्वा एक्वा पानी जैसा, एक्वस ह्यूमर। ये क्या है, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है बेटा, कुछ भी नहीं यार, विट्रस ह्यूमर जो होता है ना, ये जेली लाइक टेक्सचर है। फर्क बता रहा हूँ एक्वस और विट्रस में। एक्वस कैसा था, वाटर लाइक, ये कैसा है, जेली लाइक है। फिल्मों में देखोगे ना, आपको ऐसे पच करके पिचका दो तो ऐसा जेली सा बाहर निकलता है कुछ है। तो ये होता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, दिस इज आर कौन सा पार्ट, दिस इज आर सिक्स्थ पार्ट। ये हमारा बेटा सिक्स्थ पार्ट है, क्या नाम है, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो ये रहा हमारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर का काम क्या है, ये जो आंख का बेटा गोल जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो आंख ऐसी गोल है, आई बॉल, ये गोलाकार शेप प्रोवाइड करता है। सर अगर ये नहीं होगा विट्रस ह्यूमर तो आंख खोखली हो जाएगी, अंदर से खोखली होगी तो पिचक जाएगी। समझे, कॉमन सेंस से समझो इसको। तो विट्रस ह्यूमर क्या करता है बेटा, विट्रस ह्यूमर क्या करता है, ये रहा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या करता है बेटा, विट्रस ह्यूमर हमारा एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है स्फेरिकल शेप आंख की बनाने में। ठीक है, सो दिस इज आर विट्रस ह्यूमर। अच्छा एक पॉइंट और सोचो, देखो ये लेंस तो है, लेकिन ये लेंस हवा में तो नहीं है ना, इस लेंस को किसी ना किसी ने पकड़ रखा होगा। किसने पकड़ रखा है बेटा इस लेंस को, ये देखो ये जो पीला पीला तुम देख रहे हो, ये लेंस को पकड़ा हुआ होता है सीलियरी मसल्स ने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमारा 7th पॉइंट आ गया, यहां लिख रहा हूं सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स, ये सीलियरी मसल्स होती हैं बेटा, जिन्होंने हमारे लेंस को पकड़ा होता है। पकड़ के क्या करती है, सीलियरी मसल्स जो होती हैं बेटा, इसका काम होता है इस लचीले लेंस को दबाना और खींच देना। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या काम होता है। जैसे मान के चलो अपन लेंस बनाते हैं, ठीक है, लेंस, ठीक है, बहुत खर्चा हो रहा है इन सब चीजों पर, तुम्हें नहीं पता इसका हिसाब। बन गया, अब देखो ये लेंस है, ये लेंस है, ये यहाँ लेंस लगा हुआ है, सीलियरी मसल्स ने ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे बेटा ऐसे पकड़ा हुआ है। अब वैसे सीलियरी मसल ने इसे ऐसे कर रखा है, ठीक है, रिलैक्स को, ये रिलैक्स पोजीशन है। ठीक है, अब जब ये सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, ये सीलियरी मसल्स, ये इसको, इसका काम होता है, लेंस का काम होता है यहाँ रेटिना पे फोकस करना, लाइट को यहाँ फोकस करना। तो फोकस करने के लिए ये लेंस को खींचने का और दबाने का काम करती है। जैसे खींच देती है तो दबा देती है, खींच देती है दबा देती है, खींच देती है दबा देती है, बस यही काम करती है जीवन भर। मसल खींचेगी दबा देगी, खींच देगी दबा देगी। अब तुम जब बहुत ज्यादा पास आके कुछ पढ़ते हो तो सीलियरी मसल दबा देती है, लेंस को दबा देती है, ऐसे दबा के रखती है तेज,
है। लेकिन अगर कभी दूर की चीज देख रहे हो तो ऐसे रिलैक्स रखती है, रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं। और जब पास की तो ऐसे दबा रखती है। अब जब दबाती है तो बहुत काम करती है सीलियरी मसल्स। इस काम की वजह से तुम्हारी आंख को बहुत ज्यादा और काम करना पड़ता है, सर में दर्द इसलिए होता है। ठीक है। और जीवन भर जैसे भाई तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर बहुत ज्यादा पास रख के देख रहे हो तो ये हालत है तुम्हारे सीजरी मसल्स की। दूर करो फोन थोड़ा, है, टीवी पे चलाओ, सबको दिखाओ। ठीक है। तो ये काम है, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा दूर रख के देखो ताकि ज्यादा काम ना करना पड़े। सर मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को तो कोई ऐसा स्ट्रेन नहीं होता। अबे तुम यंग हो यार, अभी जवान हो, धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा। जैसे ही बुढ़ापा छाएगा तुम पे, अबे छाएगा नहीं, अभी नहीं छाया, लेकिन जैसे बुढ़ापा छाएगा बेटा ये सीलियरी मसल्स टाइम के साथ वीक होगी। अभी तो बढ़िया से पच 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 ये कर लेती है, लेकिन एक टाइम के बाद नहीं कर पाएंगी, ढीली पड़ जाएंगी। फिर बेचारे जोर भी लगाएगी तो नहीं, बस इतना ही कर पाएगी। दबाना था इतना, लेकिन इतना ही दबा पाएंगी। समझ गए सीलियरी मसल्स का काम? अभी एनिमेशन भी दिखाएंगे। तो ये थी हमारी सीलियरी मसल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सीलियरी मसल्स समझ आया, विट्रेस ह्यूमर समझ आया। अब आगे क्या है? अब भाई ये कहाँ फोकस कर रही है? हवा में नहीं, एक स्क्रीन होती है बेटा, स्क्रीन होती है। ठीक है, फोटो सेंसिटिव लेयर होती है जिसका नाम है रेटिना। क्या नाम है? आठवां, रेटिना, 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 रेटिना। क्या? रेटिना। ये रेटिना क्या होती है बेटा? ये एक फोटो सेंसिटिव लेयर होती है बेटा। ठीक है, जिसपे कन्वेक्स लेंस जो भगवान ने दिया है ये फोटो बनाता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस कैसा फोटो बनाता है, कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो याद रखो, कन्वर्जिंग लेंस है और रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ये दुनिया उल्टी दिखती है तुम्हें? हट, कहाँ दिखती है उल्टी? सर ये तो सीधी दिखती है। वो काम तुम्हारा दिमाग करता है ना। जिस दिन दिमाग के वो सेल्स हो गए खराब, उल्टा करना बंद कर दिया, तुम्हें सब कुछ ऐसा उल्टा दिखेगा। है, हाथों के बल खड़े होके सब सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो भगवान ना करे वो मौका है। लेकिन बेटा ये इमेज हमेशा याद रखो, आंख के पर्दे पे इमेज हमेशा उल्टी बनती है, और आगे जाके ब्रेन इसको प्रोसेस करता है और तुम्हें सीधा दिखाता है। ठीक है, तुम वो देख लो ना, सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर, जितने तुम्हारे घर पे अगर प्रोजेक्टर है, हो तुम कोई बहुत ज्यादा अमीर, तो तुम्हारे घर पे अगर प्रोजेक्टर है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दिखाता है। प्रोजेक्टर में एक सेटिंग होती है, उसको क्लिक करते हो तब जाके वो उसे सीधा करता है। ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है इस पर्दे पर। अब होता क्या है बेटा, ये जो रेटिना होता है ना, इसके पास बहुत सारे फोटो सेंसिटिव या ऑप्टिकल सेल्स होते हैं। ऑप्टिकल सेल्स दिखाता हूं तुम्हें, दिखाता हूं। ये रे, इसको बोलते हैं बेटा फोटो रिसेप्टर सेल्स। किसके पास होते हैं? रेटिना के पास होते हैं बेटा। देखो रेटिना के दो काम होते हैं, एक तो इमेज रेटिना पे बनती है, और रेटिना उस फोटो सेंसिटिव डेटा को, मतलब लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। किसमें? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है। अब ये स्क्रीन में जो स्क्रीन होती है, अब देखो हर स्क्रीन पे तो फोटो नहीं बन सकती ना। जो प्रोजेक्टर होता है उसको बढ़िया से अच्छी फोटो दिखनी है तो सफेद तुम्हें स्क्रीन रखनी पड़ती है, लाल पीली हरी बैंगनी उन पे तो नहीं बनती ना इमेज। तो इसीलिए रेटिना पे कुछ फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं बेटा, इनका नाम होता है रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं ना, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन से लाइट को कैसे पकड़ेंगे, हम कितने सेंसिटिव हैं। ठीक है, जैसे रॉड्स आ जाते हैं, ये क्या है? ये तुम्हारे लो लाइट लेवल्स को देखते हैं और एडजस्ट करते हैं, है ना। कोई डिम लाइट है या ब्राइट लाइट है, उन चीजों को एडजस्ट करने का काम रॉड्स करते हैं। कोई भी तुम इमेज देख रहे हो, उसमें जो तुम्हें अगर तुम्हें फोटो एडिटिंग का थोड़ा बहुत शौक है तो उसमें तुम करते हो ना कि शेडो रीजन को बढ़ा देते हो, वो सारा काम, है ना। तो वो जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला फीचर है, जो ये जो डेप्थ है, जो डार्कनेस की जो डेप्थ है, गहराइयां, इसको हैंडल करते हैं बेटा रॉड्स। और फिर आते हैं कोन्स। कोन्स का क्या काम होता है? ये जो जितनी भी कलरफुल वर्ल्ड तुम्हें दिखता है ना बेटा, ये सब कोन्स की वजह से दिख रहा है। जैसे मछलियां, मछलियों के पास आंखों में कोन सेल्स नहीं होते, तो मछलियों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है सब कुछ। हाँ, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, हमारे पास भगवान ने कोन्स दिए हैं तो हमको लाइट के कलर्स, हमको एक कलरफुल वर्ल्ड दिखता है। अगर किसी के पास आंखों में कोन सेल्स नहीं है तो बेटा उसको ये पूरी की पूरी दुनिया जो है ये बिल्कुल कैसी दिखेगी? ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी। समझ गए? तो कोन सेल्स का काम आई होप तुम्हें समझ आया होगा। तो ये सेंसिटिव होते हैं, कलर जो कलर्स हैं
उसको एक्टिवेट करने का काम आपके कोन सेल्स करते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास बेटा आखिरी में ये ऑप्टिकल नर्व आती है, ये हमारा आखिरी है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व का क्या काम है? ऑप्टिकल नर्व का क्या काम होता है बेटा? कुछ भी नहीं है भाई, ये दिमाग तक सिग्नल लेके जाती है। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ना सर, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्यों चाहिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, ये जरूरी है। अगर ये तेज नहीं हुआ तो क्या होगा? अबे किसी ने तेरे को बॉल फेंक के मारी तो पटाख से करने के बजाय तू देखता रहेगा, अभी सिग्नल जा रहा है आंख में कि बॉल आएगी, तो देखता रहेगा, जब तक रिएक्ट करेगा बॉल तो सीधा लग के निकल जाएगी। ठीक है ना, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आखिरी पार्ट बेटा, एंड ये है आपका ऑप्टिकल नर्व, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट करना रेटिना से दिमाग तक। ठीक है बेटा, तो ये तो काम था आपके ह्यूमन आई के। ह्यूमन आई के फंक्शन क्या क्या है, ह्यूमन आई काम कैसे करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एनिमेशन, अमेजिंग एनिमेशन, जिससे समझ आएगा कि लाइट काम कैसे करती है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक सवाल देखो भाई, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया था। देखो 1 नंबर का, 2 नंबर का है ना, 1 नंबर का सवाल आया, 2 नंबर का वेटेज है। पूछ रहा है द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। कह रहा है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन को क्या कहते हैं? अभी बताया, रेटिना कहते हैं। ऑप्टिकल नर्व तो है नहीं, तो लेके जाती है सिग्नल को। सीलियरी मसल बड़ा चौड़ा करने का काम करते हैं। कॉर्निया आउटर है, तो क्या है, इमेज कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना पे होती है बेटा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज रेटिना। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसको समझो यार। अब ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पूछा जाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। और यहीं से मैं तुम्हें एक एनिमेशन से समझाऊंगा कि असली मामला है क्या। ध्यान से देखो, पहले इस पे समझो फिर एनिमेशन पे समझते हैं। देखो, मान लो आप किसी दूर खड़े ऑब्जेक्ट को आप निहार रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, आपका ये जो कन्वेक्स लेंस है, जो आपका भगवान ने क्रिस्टलाइन लेंस दे रखा है, ये अभी रिलैक्स पोजीशन में है। सीलियरी मसल ने इन्हें इसे पकड़ रखा है, अच्छे से पकड़ रखा है, लेकिन अभी रिलैक्स्ड है। दूर से लाइट आई, दूर से बेटा लाइट आई। अब जो लाइट दूर से आती है वो पैरेलल रहती है। ये लाइट आई और यहां से लाइट फोकस हो गई है बेटा किस पे? रेटिना पे। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब मान के चलो तुम ऑब्जेक्ट दूर से कहीं से नहीं देख रहे, तुम कहीं पास से देख रहे हो। ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा हुआ है। अब बेटा यहां से अगर ये क्रिस्टलाइन लेंस ऐसा ही रहा जैसे पहले था, अब होगा क्या? ये तो फिक्स है, इसकी लेंथ तो फिक्स है, ये तो इतना ही है। अभी भगवान ने इसको ऐसा बनाया है कि इसका फोकस फोकस कहीं यहां आ रहा है। लेकिन अगर तुम पास से देखोगे और इसका साइज ऐसा ही रहेगा, तो भाई इससे क्या होगा? देखो, इस एंगल पे जो लाइट थी, भगवान ने इसको इतनी शक्ति दी है कि ये पैरेलल लाइट को ऐसे झुका दे। सोचो, ऐसे सीधी लाइट जा रही है ऐसे, और इसको पकड़ के इसने ऐसे झुका दी। ये काम तो कर लिया। लेकिन भाई अगर लाइट ऐसे, ये तो सिर्फ इतना ही झुका सकता है, तो ये यहां तो नहीं मार पाएगा, ये तो इतना ही मार पाएगा। तो इस लाइट को ये ज्यादा से ज्यादा इधर पहुंचा देगा और ये इधर पहुंचा देगा। ये लाइट रेटिना पे तो फोकस हो नहीं पा रही, ये तो ऐसा लग रहा है कहीं पीछे जाके फोकस हो रही है। अबे वहां फोकस होने का क्या फायदा? समझे? पहले दिक्कत समझो क्या है। तो भगवान ने इसका ध्यान रखा है। ठीक है, बॉडी कमाल की मशीन बनाई है भाई। ऐसी मशीन कॉम्प्लिकेटेड देखो अपने आप हो रहा है ऑटोमेटिकली। जैसे ही तुम पास से कुछ देखते हो, ये जो सीलियरी मसल है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये इतने बड़े लेंस को दबा देते हैं। दबाएंगे तो क्या होगा? लेंस मोटा हो जाएगा। देखो, ये लेंस मोटा हो जाता है। मोटे होने से क्या होता है? जब लेंस बेटा मोटा, देखो लेंस पहले ऐसा ऐसा पतला सा था, तो ये इतना बड़ा सर्कल फॉर्म कर रहा होगा। लेकिन अब ये लेंस ऐसा मोटा हो गया तो ये बेटा इतना बड़ा सर्कल फॉर्म कर रहा है। मतलब मोटे होने से फोकल लेंथ घट जाती, फोकल लेंथ घट गई। फोकल लेंथ घट गिरने का मतलब पावर इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, यानी पावर बढ़ जाती है। यानी तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि जैसे ही जो आई लेंस है, जैसे ही अगर कोई पैरेलल रे आ रही है, तब आई लेंस रिलैक्स्ड पोजीशन में होता है। ठीक है, रिलैक्स पोजीशन में होता है और बीच में से थिन होता है। और जैसे ही मान लो रे आ रही है, तो ये रिलैक्स पोजीशन में, फोकल लेंथ इसकी नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फोकल लेंथ इसकी कैसी है? फोकल लेंथ अभी इसकी ठीक ठाक बढ़ी हुई है।
तो फोकल लेंथ बड़ी है तो मतलब पावर जो है वो कैसी है, पावर कैसी है बेटा, लो पावर है, लो पावर, ठीक है, लो पावर ठीक रहती है, पावर लो हो तो सही रहता है। लेकिन जैसे ये दब जाएगा तो अब इसकी फोकल लेंथ पीछे से शिफ्ट हो जाएगी, ये पूरी कहानी खत्म, ऐसा कुछ होगा नहीं। अब लाइट जो है, क्योंकि फोकल लेंथ अब यहां शिफ्ट हो गई है, तो ये इसकी पावर बढ़ गई, पावर बढ़ने से क्या होगा बेटा, फोकल लेंथ घट गई ना, ये मोटा हुआ फोकल लेंथ घट गई तो पावर बढ़ गई। पावर अगर इंक्रीज हो गई बेटा, तो पावर के इंक्रीज होने से क्या होता है, ये फोकल लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो, तो पावर के इंक्रीज होने से क्या होता है, ये इसकी में क्षमता बढ़ गई। अब जब लाइट ऐसे जाएगी ये और सीधा वही मारेगा, तो ये इधर मार देगा, समझे। ये काम करते हैं सीलियरी मसल्स, इसको दबाने का, खींचने का, जो बताया था ना। आइए जरा इसको अच्छे से समझते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। देखो ये हमारे पास एनिमेशन, अब ये हमारे पास ह्यूमन आई है, सारे पार्ट्स हमने बता रखे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ मेन चीज पे फोकस करें, मैं चाहता हूं कि ये पूरा डायग्राम को हम गायब कर दें और इसको देखते हैं सिर्फ एक लेंस से, रेटिना लेंस। बेटा दूर से कोई ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो तो बढ़िया से वो फोकस हो रहा है वहां, ठीक है, इसकी पावर ऐसी है कि यहां कर रही है। लेकिन बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट पास चला जाएगा, पास, ये देखो पास, अब ये लेंस सक्षम नहीं रहा, ये इतने दूर वाले लाइनों को ही ऐसे इस पॉइंट पे मार सकता था, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट पास हुआ, ये कहीं पीछे, ये कहीं कहां, यहां से कहीं पीछे, पीछे कहीं इस पॉइंट पे फोकस कर रहा होगा, तुम्हें नहीं दिखेगा। इसलिए भगवान ने सीलियरी मसल्स को क्या बोला कि जाके लेंस को दबा, दबाने से क्या होगा, फोकल लेंथ कम होगी, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी तो मतलब लेंस की कन्वर्ज या डाइवर्ज, अभी तो कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्ज करने की क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब ये तेजी से दबा देगा। देखो आओ, इसको मैं, भगवान ने कहा कि इसको मोटा कर दो, देखो मैं इसको मोटा करूंगा, ये पावर बढ़ गई, 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 और अब हम इसको देख पा रहे हैं, बढ़िया से लेंस मोटा हो गया। सर अगर ये मान लो यहां देखना हो तो ये तो दिक्कत हो गई, ये आगे आ रहा है, कोई बात नहीं, भगवान क्या बोलेंगे कि यार बहुत ज्यादा पावर लगा रही है, स्लो करो, स्लो करो, स्लो करो, इस प्रोसेस को ढीला करो, ढीला करो, इसको ढीला करेंगे, इसको पतला करेंगे। बेटा जैसे जैसे पतला करेंगे देखो पतला होगा और फिर वहां फोकस, यही काम चलता जाता है, यही काम, चीजों को तुम आगे पीछे करके देखते रहते हो और इसको, इसकी पावर चेंज होती रहती है बढ़िया से। ये देखो चेंज हो गई और ये यहाँ आ गई, तुमने किसी दूर ऑब्जेक्ट को देखा तो इसको फिर बढ़िया से पतला करके यहां फोकस करते हैं, यही काम 2400 घंटे बिना रुके बिना थके सीलिंग मसल्स करते जा रहे हैं जब से तुम पैदा हुए हो, और तुम ध्यान नहीं दे रहे यार, हैं, समझ रहे हो ये चीज, तो ये काम कर रहे हैं बेटा हमारे सीलियरी मसल्स, ठीक है। चलो आई होप तुम्हें वर्किंग समझ आई होगी बेटा अच्छे से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो ये है सीलियरी मसल्स। तुम यहां से क्या लेके जा रहे हो, तुम क्या, तुम इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हो, ठीक है, नॉलेज तो तब मिलेगी जब तुम खुद बढ़िया से खुद से करो, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें जो मेन चीज बेटा देखनी है या लेके जानी है वो ये लेके जानी है, पहला पॉइंट, ये कॉन्टिन्यूस सीलियरी मसल जो लेंस को दबाना खींचना, यानी फोकस को चेंज करते रहना, बेटा इस टर्मिनोलॉजी को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, ठीक है, कि वो फोकल लेंथ को कितना एडजस्ट कर पाता है, ठीक है, जितना अच्छे से एडजस्ट करेगा उतना बढ़िया रहेगा। तुम्हें तो घर वाले कहते हैं ना कि आराम से दूर बैठ के देखा करो चीजें, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम अपने सीलियरी मसल्स को या अपने क्रिस्टलाइन लेंस को इतनी तकलीफ दो कि वो बार बार ये तेजी से काम करे, ठीक है। और तुम खुद देखो, कभी भी तुम पास की कोई चीज देखो, ज्यादा पास करके देखोगे ना तो स्ट्रेन पड़ता है ज्यादा, क्यों, क्योंकि लेंस बहुत काम कर रहा है। तुम दूर से किसी को ऐसे निहारो, रात को देखो चांद को बैठ के आराम से, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम देखते रहोगे, नींद भी आ जाएगी थोड़े टाइम बाद। लेकिन तुम क्या इतनी देर तक पास रख के किसी चीज पर फोकस कर पाओगे, तुम्हें जैसा होता है ना कि निकाल के उफ, ये इंसान करता है, क्यों, थक गए ना सीलियरी मसल्स काम करते करते, समझे। ये चीज है, तो आपको क्या लेके जाना है बेटा, तीन बातें यहां से पकड़नी है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, यही क्रिस्टलाइन लेंस की हैबिट के वो कितना फोकस लेंथ, फोकल
ऑब्जेक्ट को रेटिना पे फोकस कर सकता है अपना साइज चेंज करके। तो एक तो ये है पावर ऑफ एकोमोडेशन। और दूसरी बात बेटा ये है जो आपको यहां से लेके जानी है, वो कि जब भी लेंस मोटा हो जाएगा, जब भी लेंस मोटा हो जाएगा, तो बेटा मोटा होने का मतलब उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। ये पावर इंक्रीज हो जाएगी, ये तुम्हें पकड़ना है बस। तुमने पकड़ लिया ना, ह्यूमन आई हो गया खत्म, ह्यूमन आई हो गया खत्म। तुम बस ये चीज समझ लो कि जब भी पास की चीज होगी लेंस की पावर बढ़ेगी, जब दूर की चीज होगी लेंस की पावर घटेगी, डिक्रीज होगी बेटा, डिक्रीज होगी। और ये तुम लाइट चैप्टर में पढ़ के आए हो कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, है ना। तो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोकल लेंथ, पावर यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रही है, तो फोकल लेंथ बढ़ रहा है, बढ़ेगा। पावर यहाँ देखो इंक्रीज हो रही है, तो फोकल लेंथ कम होगा। बस तुम उनको ये बात पकड़नी है, तुम ये बात पकड़ ली तो चैप्टर की आधे से ज्यादा डिफिकल्टी फिनितो, खत्म बिल्कुल। ठीक है। अब पॉइंट ये आती है कि सर दूर तक तो हम कितना भी देख लें, लेकिन हम कितना पास तक देखते हैं। मुझे तो इतना पास भी देखने की आदत है, मैं तो उंगली यहां पर भी देख पाता हूँ, दिमाग लगाता रहता हूँ, खाली टाइम में देख लेता हूँ इसको। अबे ऐसे करते रहे तो जल्दी चश्मा लग जाएगा, और शायद बहुतों के तो लगा भी हुआ होगा, है ना। तो कितना पास तक आप देख सकते हो, है ना। अब यहां ध्यान से देखो, ये कोई गारंटी नहीं है कि इससे पास नहीं दिखेगा, दिखेगा लेकिन जबरदस्ती वो सेफ वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो बेटा कहा जाता है कि आप 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट को रख के देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर तक। ठीक है। मीटर नहीं है ये, इतना बड़ा मान के चलो 1 मीटर। अब इतने पास से अखबार, ये 1 मीटर, 25 मीटर सोचो कितना बड़ा है। इतना दूर रख के थोड़ी पढ़ते हो किताब को। तो 25 सेंटीमीटर छुटका था, जो फुट्टा है ना स्केल है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर का, 15 का है क्या, 25 का, 30 का भी होता है। ठीक है। तो बस समझो वही डिस्टेंस है बेटा। इसको कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट ऑफ द आई, कि सबसे पास आप कितना रख सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें लगता होगा मैं तो 20 पे भी पढ़ लेता हूं, अबे तुम पढ़ लेते हो यार, एक एवरेज निकाला गया है। ठीक है ना। तो वो 25 सेंटीमीटर है। और इसका एक नाम भी है, इसका एक और नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है। कैपिटल डी से डिनोट होता है, और इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। एक आध नंबर में आ सकता है, एक नंबर में, वैसे अभी तक ज्यादा पूछा नहीं गया। ठीक है बेटा। सो दिस इज व्हाट पावर ऑफ एकोमोडेशन इज। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ गए हैं हम उसके सेकंड पार्ट की तरफ। वर्किंग समझ ली, पार्ट्स देख लिए, अब देखना है कि इसके डिफेक्ट्स क्या क्या हैं और उसकी करेक्शन क्या है। ठीक है। तो विजन क्या होता है यार, विजन क्या, भगवान ने जो तुम्हें एबिलिटी दी है देखने की, उसको विजन कहते हैं। किसी भी चीज को देखने की एबिलिटी को विजन कहते हैं। अब कुछ दिक्कत हो गई। अब दिक्कत देखो क्या है, एक ही दिक्कत होती है, एक ही दिक्कत, एक ही दिक्कत, रेटिना पे फोकस नहीं होती लाइट। रेटिना पे फोकस नहीं हो रही तो मतलब तुम्हें ढंग से नहीं दिखेगा, यही दिक्कत है हर डिफेक्ट्स में, हर डिफेक्ट्स में यही हो रहा है। लाइट रेटिना पे फोकस नहीं हो पा रही। ठीक है। अब कभी कभार रेटिना के आगे, कभी पीछे, कभी और दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए इन डिफेक्ट को 5 भागों में बांटा हुआ है बेटा, 1 2 3 4 5, 5 किस्म के डिफेक्ट्स हैं। ठीक। मेजर डिफेक्ट्स हमारे कौन से हैं, जहां से सवाल बनेंगे, वो बेटा ये 3 ही है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। ठीक है। कैटरैक्ट और एस्टिग्मेटिज्म, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हें। नहीं, ये भी डिफेक्ट्स हैं, बट यहां से ज्यादा उतने सवाल बनते नहीं हैं। ठीक है। लेकिन अगर किस्मत में लिखी हो गोबर तो शायद पूछ लिया जाएगा। ठीक है। लेकिन तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आइए डिफेक्ट्स देखते हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। 5 डिफेक्ट्स हैं। स्टार्ट करेंगे मायोपिया पे और करते रहेंगे साथ के साथ बोर्ड्स के क्वेश्चन। ठीक है। ध्यान से देखो, मायोपिया, 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 छुटका सा नाम है, मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया। देखो, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के आगे तो बहुत छोटा सा नाम है ना। क्या होता है मायोपिया में बेटा, मायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो इमेज है ना, इमेज, वो आंख, जो रेटिना होता है, रेटिना के सामने बनती है, आगे बन जाती है। रेटिना के आगे बनने का मतलब, सोचना स्टार्ट करो, सोचना स्टार्ट करो, सोचना स्टार्ट करो, मारो बोले इसको, सोचना स्टार्ट करो। ये आंख है, इमेज बेटा कहीं यहां बन रही है, यहां इस पॉइंट पे इमेज बन गई। अगर यहां इमेज बन रही है तो मतलब ये साला और मोटा हो गया होगा, इसकी पावर बढ़ गई होगी, तभी तो देखो ना कितना जल्दी कन्वर्ज करवा रहा है। तो मायोपिया की दिक्कत समझ गए। मायोपिया में क्या हो गया, जो तुम्हारा लेंस है, पता नहीं साल क्या हो गया भैया, पावरफुल हो गया, वो बहुत पावरफुल हो गया।
इतना पावरफुल हो गया कि अपने आप से ही पहले ही कन्वर्ज करवा रहा है। समझ गए? पहले ही कन्वर्ज करवा रहा है। जो हेडेक वेडेक होता है ना, लेंस का पावर बढ़ गया, यही दिक्कत रहती है। ठीक है, मायोपिया में। तो मायोपिया में देखो क्या है, ये है बेटा हेल्दी आई। ये क्या है, ये तुम्हारी हेल्दी आई है। ये क्या है, हेल्दी आई। मतलब दूर की चीज देख रहे हो तो ठीक है, दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या हो रहा है मायोपिया में, इसकी पावर बढ़ गई और अब ये सामने यहां देखो, आंख के पहले ये यहां प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मायोपिया में लेंस समझ आ गया कैसा बिहेव करता है। लेंस क्या हो जाता है, लेंस की पावर बढ़ जाती है। ठीक है, अब हुआ क्या इससे, इससे हुआ ये बेटा, मायोपिया में दिक्कत ये रह रही है कि पास के ऑब्जेक्ट तो तुम देख पा रहे हो। अभी हमने देखा ना, ये पावर बढ़ने का काम कब होता है, जब पास के ऑब्जेक्ट देखते हैं, पास की चीजें पढ़ते हैं। तो पास की चीजें मायोपिया में तो समझ आ रही है, दिख रही है, लेकिन दूर की चीजें नहीं देख पा रहा इंसान, क्योंकि पहले कन्वर्ज हो। ये बात समझे? मायोपिया का इसलिए एक नाम नियर साइटेडनेस भी है बेटा। नियर, नियर का मतलब पास, साइटेड का मतलब देखना, है ना। नियर साइटेडनेस मतलब नियर साइटेडनेस ही है, पास का ही देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा। क्या बात समझे? क्यों नहीं देख पा रहा, समझ आया होगा, क्योंकि पावर बढ़ गई। दूर की जो भी लाइट आ रही है, दूर की जो भी लाइट आ रही है, लेंस की पावर इतनी बढ़ गई है कि जे जे इतना तेज नीचे कर देता है। समझ रहे हो? पावर बढ़ जाती है, मोटा हो जाता है लेंस। तो मायोपिया में दिक्कत क्या होती है, पहला पॉइंट, पास की चीजें तो दिख रही हैं बट दूर की नहीं, ऑब्जेक्ट नियर बाय जो आप देख सकते हो लेकिन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखती है, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों हो गया बेटा, रीजन समझ गए क्यों हो गया था, क्योंकि लेंस की पावर बढ़ गई। भाई कुछ हो गया, कुछ करे थे पाप, जिसकी वजह से पावर ऑफ द लेंस इंक्रीज हो जाती है। पावर ऑफ द लेंस कैसे इंक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज होती है, फोकल लेंथ को कम करा होगा। फोकल लेंथ को कम करने के लिए क्या करा होगा, अरे मोटा हुआ होगा, मोटा हुआ होगा, इसलिए पावर बढ़ी होगी और फोकल लेंथ कम हुई होगी। तो फोकल लेंथ कम हुई यानी मोटा हो गया होगा, तो आपको एक्सेसिव कर्वेचर, कर्व्स दिखते हैं, एक्सेसिव बढ़िया वाले कर्व्स। ठीक है, जहां कर्व्स की जरूरत नहीं वहां कर्व्स का नहीं होने चाहिए। ठीक है, बट यहां दिख रहे हैं कर्व्स, तो एक्सेसिव कर्व्स दिख रहे हैं भाई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, बहुत पहले ही लाइट कन्वर्ज हो रही है, आगे आ रही, तो ये दिक्कत है। ये क्या है, ये है मायोपिक आई। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये है मायोपिक आई। हो गई स्पेलिंग सही, मायोपिक आई। देखिए स्पेलिंग बहुत खराब है यार, मायोपिक आई। ठीक है, तो अब इसको कैसे दूर करा जाए भाई, ये हो गया है पगलैट, इसमें बढ़ गई है पावर, जान आ गई है, सब लाइट को पकड़ के तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प करें यहां पर, मदद तो करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे मदद करें, इसको सपोर्ट करके इसके जैसा एक बंदा भेज दें, बिल्कुल इसके जैसा, जो इसकी सोच, इसकी जैसे सोच रखता है, वो भी इसके साथ खड़े होकर लाइट आ गई, ये गुद्दी, ये पकड़ पकड़ के नीचे करेगा। नहीं, हमको ऐसा बंदा चाहिए जो चीजों को पकड़ के ऊपर उठाए, ऊपर उठाए। ये क्या कर रहा है, दबा रहा है, तो ऐसा एक लेंस चाहिए जो ऊपर उठाए, मतलब डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। वेरी गुड, डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। ठीक है, ये तो कन्वर्ज कर रहा है, इसका उल्टा काम। तो बेटा डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है कनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये करेक्शन है बेटा, करेक्शन, करेक्शन। कैसे इसे ठीक करेंगे, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस लगा दो भैया, ठीक ठाक पावर वाला, वो काम तुम्हारा जो ऑप्टिशियन होता है वो कर लेता है, और वो तुम्हें कनकेव लेंस फिट करके दे देता है, बोला कि आप ये लगाओ बढ़िया से, दूर का भी मस्के में दिखेगा। ठीक है, तो ये था बेटा मायोपिक, मायोपिया। मायोपिया में अब दिक्कत क्या है, देखो ब्लरी विजन, ब्लरी विजन तो तुम हर एक में कॉज पे पेल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिम्टम में ब्लरी विजन होता है। ठीक है, ब्लरी विजन हो रहा है तो गाड़ी नहीं चला पाओगे। ठीक है, रात में वैसे ही दिक्कत होगी। ठीक है, और हेडेक हो तो होंगे ही, क्योंकि आंख में स्ट्रेन पड़ रहा है ना, आंख में स्ट्रेन, जो मतलब तुम्हारी नॉर्मल आई भी पास की चीजों को जब देखती है या दूर की चीजों को देखती है तो वो बहुत ज्यादा लेंस बढ़ गया है, तो इतने बड़े वो लेंस से दिमाग में दर्द होने लग जाता है। तो ये सिम्टम्स रहते हैं बेटा। करेक्शन क्या है कि भैया एक बढ़िया सा आप एक कनकेव लेंस, कनकेव लेंस लगा दो। याद रखना, कनकेव लेंस लगाना होता है, और नेचर कैसा होता है इसका बेटा, डाइवर्जिंग नेचर होता है, डाइवर्जिंग नेचर,
डाइवर्जिंग नटूरे, डाइवर्जिंग नटूरे नेचर, हमारे एक साथ थे वो कहते थे नटूरे, ठीक है, समझे भटूरे। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखो सीबीएसई क्या पूछ रहा है, कमाल की चीजें, बढ़िया चीजें पूछ रहा है। देखो क्या पूछ रहा है, पहले कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द आई बॉल, हाँ होता है, अभी पढ़ाया ना। आगे क्या है, आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपल, हाँ भाई ठीक है बात भी। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट एंटरिंग द आई बिकॉज़ दैट क्रिस्टलाइन लेंस, नहीं रे, होती है वो क्रिस्टलाइन। देखो बात पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन स्टार्टिंग में ही कॉर्निया पे हो जाती है, एनसीईआरटी लिखता है इसको। तो इस बात को लेके मैं पूरी तरीके से ऐसा सा हूं, पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, ठीक है। और डी पॉइंट है, वेल फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन लेंस एंड द रेटिना इज एडजस्टेड बाय सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स लेंस को खींचने और कम दबाने का काम करती है ना, तो वो क्या कर रही है, फोकस को ही तो शिफ्ट करने का काम कर रही है। तो ये बात ठीक है भाई, ये बात भी ठीक है। सी पे डाउट है, तो जहां सी दिख रहा है तुमको उसको काट दो, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रीवियस ईयर का सवाल है बोर्ड का, ऐसे सवाल पूछते हैं सीबीएसई बोर्ड। आगे देखो क्या कह रहा है, एजर्शन का सवाल आया था, यहां से क्या कह रहा है, मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मायोपिक में क्या होता है, नियर साइटेडनेस ना, तो दूर का नहीं दिखता, तो बात सही, तो बात तो सही है, एजर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या दे रहा है, फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक कन्वर्जिंग लेंस, अरे वाह, हक दिया गोबर वाला। अरे कन्वर्जिंग नहीं होता, डाइवर्जिंग होता है, अभी लिखवाया ना, कौन सा लेंस लगाते हैं, डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं, डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं, तो ये गलत है, ये गलत है। तो आप बोल सकते हो कि एजर्शन इज करेक्ट, एजर्शन इज करेक्ट, बट assertion is correct and reason is incorrect, रीजन इज इनकरेक्ट, रीजन गलत है भाई, बात ही ठीक नहीं है, assertion तो ठीक है, रीजन गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। अबे मायोपिया का उल्टा कर दो, मायोपिया समझ आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, फटाक से तुरंत से पहले निपटाते हैं इसे। भाई हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। अब मायोपिया की चीजें उल्टी करते जाओ, फार साइटेडनेस में क्या है, फार साइटेडनेस दूर का देख पा रहे हो, पास का नहीं दिख रहा, बंद हो गया दिखना पास का, ठीक है। अब मायोपिया में अगर रेटिना लेंस पावरफुल हो जाता है, तो बेटा इसमें लेंस कैसा हो जाता है, लेंस की पावर वीक हो जाती है, लेंस की पावर वीक हो जाती है, वीक हो जाता है। लेंस वीक होने की वजह से क्या होता है कि दूर की चीजें तो दिख रही है, दूर की चीजें तो पकड़ के लेंस कर रहा है, लेकिन पास की चीजें बेचारा नहीं कर पा रहा, ढीला हो गया है, नहीं कर पा रहा, नहीं जा पा रहा, नहीं फोकस कर पा रहा, तो पीछे जाती है लाइट, पीछे जब लाइट जाती है तो देखो यहां फोकस हुआ, ठीक है। तो भाई धुंधला दिखेगा। अब ये बेचारा कैसा, जवानी में मायोपिया जब में इसने बहुत फतक दिखाए थे, पकड़ के ये दबा रहा था, अब देखो बुढ़ापा हो गया है, अब नहीं कर पा रहा, क्या अब नहीं हो रहा, तो अब बेचारे की मदद कैसे कर सकते हैं, एक हट्टा कट्टा बंदा इसके जैसा दे दो, जो उसको बोले कि ला भाई रुक, तेरा आधे से ज्यादा काम मैं कर देता। तो जैसे ही आप इसके आगे एक कन्वेक्स लेंस लगा दोगे, कन्वेक्स लेंस लगा दोगे बेटा, कन्वेक्स लेंस लगाते के साथ ही आपने क्या करा, इस वीक पावर को बढ़ा दी, बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो पावर बढ़ जाएगी, तो फोकल लेंथ कम होगी, देखो फोकल लेंथ कम हो गई, फोकल लेंथ अब यहां हो, समझे इस पॉइंट को। तो हाइपरमेट्रोपिया में बेटा इतना सही काम होता है। तो ये है हाइपरमेट्रोपिया, आई बॉल बिकम टू स्मॉल, ठीक है। और इसमें देखो जो बंदा होता है ना, वो स्क्विंट करता रहता है, कुछ होता है ना, ये करता रहता है बंदा, ठीक है। मैंने बताया ना क्रिकेटर थे एक हमारे, बताओ कौन, अभी तक लिखा नहीं क्या तुमने कौन थे, तो लिखो फटाफट कौन थे। तो इसमें स्क्विंट करता रहता है बंदा, और फोकल लेंथ क्या होती है भाई, बहुत बड़ी हो जाती है, तो वहां तक चला गया, जिससे डिक्रीज पावर ऑफ लेंस, ये मैंने बताया, लेंस की पावर कम हो जाती है। सिम्टम क्या है, धुंधला दिखना, खोपड़े में दर्द होना, और स्क्विंटिंग, ये स्क्विंटिंग कर, ये दिक्कत, ये इसके सिम्टम है। कोई तुम्हारा दोस्त करना स्टार्ट हो तो उसको बोलो आके दिखाए, हाइपरमेट्रोपिया का शिकार हो सकता है, तुम्हारी उम्र में कम होता है ये, है ना, बड़ी उम्र में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब इसका भाई इलाज क्या है भाई, ऐसे चश्मा ले लो जिसमें कन्वेक्स लेंस लगा हो, तो कन्वेक्स लेंस से ये आपको पूरा ठीक हो जाता है, कन्वेक्स लेंस इसका रेमेडी है, मतलब आपको कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा बेटा, कन्वर्जिंग लेंस, सिंपल से ये है हाइपरमेट्रोपिया, इसके बारे में और कुछ खास है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट है हमारा बेटा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है? प्रेस बायोपिया है, सब कुछ हो गया इसमें, दोनों चीजें देखो। प्रेस बायोपिया का असली में ये हाइपरमेट्रोपिया का ही एक एक्सटेंडेड केस है, जिसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है। क्या होता है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो अब जो सीलियरी मसल्स है ना वो वीक हो जाते हैं। कॉज पूछेंगे, याद रखना, पूछा है कॉज। प्रेस बायोपिया में होता क्या है? ये एक नेचुरल डिफेक्ट है, उम्र का तकाजा है। क्या है? उम्र का तकाजा, 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 तकाजा। क्या है तकाजा? भाई उम्र के साथ साथ सीलियरी मसल्स वीक होते जा रहे हैं। सीलियरी मसल्स का ये लेंस का दबान, ये दबान, ये दबान, ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा, ठीक है ना? तो इसकी वजह से तुमको हाइपरमेट्रोपिया का ही केस हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख पाता, ये दिक्कत होती है इसमें। तो प्रेस बायोपिया में मेन दिक्कत क्या है कि पास का देखने में दिक्कत होती है, और जब इंसान की एज बढ़ती जाती है तो पास का और दूर का दोनों ही नहीं दिखता। तो इसमें पास की दिक्कत तो स्टार्ट हो ही जाती है, दूर की दिक्कतें भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सीबीएसई ने एक धमाकेदार क्वेश्चन पूछा था इससे, अभी देखेंगे क्या था। मेन याद रखना इसमें दोनों ही दिक्कत रहती है। तो दोनों ही दिक्कत रहती है, तो रीजन क्या होता है? वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा ये दिक्कत आती है, ये याद रखना। और इसमें होता क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस डिक्रीज हो गई। लेंस जो वो उतना फ्लेक्सिबल, लचीला नहीं। अभी तुम्हारी जैसे बचपन में थे तो थे ना लचीले, अब आदत देखो कैसी होती होगी। अभी भी छाती पे फोन या लैपटॉप रख के वीडियो देख रहे हो, पैर पे पैर रख के, हैं? तो उम्र के साथ साथ इंसान जो है आलसी होता जाता है, तो ये दिक्कत हो जाती है बेटा इसमें। अब इसका करेक्शन क्या है? तो भाई एक तो करेक्शन ये है कि भाई दोनों ही दिक्कतें स्टार्ट हो गई, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की। तो भाई तुम इसमें एक ऐसा लेंस लगाओ, ऐसे दो लेंस, ऐसा चश्मा लगाओ जिसमें दोनों लेंस हो। दोनों लेंस यानी बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस लगा लो, ठीक है। बाइफोकल लेंस मतलब एक ऐसा चश्मा लो जिसमें नीचे भी लेंस हो और यहाँ ऊपर भी लेंस हो। तुम देखते कैसे हो? कोई भी देखता कैसा है? जब पास की चीज है तो हम कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं, नीचे मुंह करके। और सामने कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, ठीक है। तो जब पास की चीज देखते हैं तो आंखें नीचे जाती है। तो पास की चीजों के लिए बेटा ये आ गया। पास की चीजों का मतलब कौन सा केस है? मायोपिया में क्या था? मायोपिया में नियर साइटेडनेस, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। और हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए ये है, मेट्रोपिया के लिए ये है। तो इसके लिए बेटा कन्वेक्स लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? तुम्हें पावर बढ़ा देता है और पास की चीजों को भी फोकस पे डालता है। और इसके लिए बेटा आप लगाते हो कनकेव, ये होता है कनकेव लेंस, यहां लग जाता है कनकेव लेंस, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास बायफोकल लेंस, इसका हम इस्तेमाल करते हैं बायफोकल लेंस का प्रेस बायोपिया के लिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं सीबीएसई ने इस पे क्या सवाल पूछा है। देखो सीबीएसई कहता है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ आई लेंस टू सी ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट डिमिनिश विद एज। उम्र के साथ साथ ये डिमिनिश होती जाती है। तो कहते हैं इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो बेटा इसका एक ही रीजन है। क्या है रीजन? वीकनिंग, वीकनिंग, वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स का कमजोर हो जाना, ठीक है। देखो उम्र के साथ साथ उम्र का तकाजा आ गया ना लिखा हुआ, तो भाई ये प्रेस बायोपिया का ही केस है, प्रेस बायोपिया का केस है। और वो होता है वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स की वजह से। नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज सच कंडीशन। तो ये प्रेस बायोपिया है, प्रेस बायोपिया का केस है। या फिर आप इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये प्रेस बायोपिया का केस है क्योंकि ये उम्र के साथ हुआ है। ऑफ एन आई नियर बाय एज वेल एज फार, दोनों चीजें हो गई ना, तो प्रेस बायोपिया ही है। ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो द करेक्टिव लेंस एंड यूज फॉर रिस्टोरिंग द आई विजन। तो भाई देखो एनसीईआरटी में प्रेस बायोपिया का कोई डायग्राम नहीं है, तो बेस्ट ये है कि ये है प्रेस बायोपिया का जो केस है, ये है आपका एक्सटेंडेड या ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। तो आप हाइपरमेट्रोपिया का इसमें ये डायग्राम बना के आ सकते हैं, यही डायग्राम बनेगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया का केस है। इसमें तो दोनों चीजें हो रही है, दोनों चीजें हो रही है, लेकिन मेन प्रेस बायोपिया एक्सटेंडेड केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है, तो यही डायग्राम बनेगा, कन्वेक्स लेंस वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये था इसका मेन।
आगे आ जाओ, दो छोटे छोटे से डिफेक्ट है। एक है कैटरैक्ट, जिसको आप मोतियाबिंद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोतिया 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 नोकिया बिंद, बिंद मोतिया बिंद। यह बेटा मोतिया बिंद, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की दूधिया सी मिल्की सी लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, आंख के आगे। देखो ये अंकल भी है ना, इसमें देखो आंख के आगे इनके दूधिया लेयर आ गई है। लेंस नहीं लगाया, का तकाजा है। अब इससे क्या हो रहा है, लाइट जा रही है और ये दूधिया लेयर रोक रही है, तो भाई दिखना बंद हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं और ये दूधिया लेयर हटा देता है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ये इसको कैटरैक्ट कहते हैं। क्लाउडी विजन हो जाता है, देखने में दिक्कत होती है, लाइट सेंसिटिव हो जाते हैं। लाइट सेंसिटिव समझते हो, मतलब ब्राइट लाइट या सूरज के सामने ना एकदम से चौंध का सा आता है आंख में, ठीक है। तो ये भी होता है, सेंसिटिविटी टू लाइट बढ़ जाता है। तो ये है हमारे पास सिंपल सा कैटरैक्ट डिफेक्ट। और आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्टिग्मैटिज्म। क्या होता है एस्टिग्मैटिज्म? कुछ नहीं यार, एस्टिग्मैटिज्म में क्या होता है, कॉर्निया के इर्रेगुलर शेप की वजह से होता है। देखो इसका कॉर्निया देखो, ये यहां से तो ठीक है, लेकिन यहां से थोड़ा सा आउट है, बाहर निकला हुआ है। मतलब ये एग्जैजरेटेड डायग्राम बना रहा हूं, कॉर्निया होना ऐसा चाहिए, लेकिन ये ऐसा ऐसा हो जाता है। याद रखो ये एग्जैजरेटेड एग्जैजरेटेड डायग्राम है, ठीक है ना। असली में इतना ओवर खावर नहीं, लेकिन ये अनइवन लेयर हो गई है। अब इसकी वजह से क्या होता है भाई, यहां से भी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, इधर से भी, 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 इधर, तो ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा रेटिना पर। तो ये अनइवन अनइवन सरफेस ऑफ कॉर्निया की वजह से होता है, ठीक है ना। या और ये क्यों होता है भाई, कोई आई इंजरी हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, कोई सर्जरी खराब हो गई, इस वजह से ये तुम्हारे डिफेक्ट अराइज होता है। अब इसमें सिम्टम क्या होते हैं भाई, पहला वही कि ब्लरी विजन होता है। अब इसमें मेन दिक्कत ये होती है कि इंसान वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस पे एक साथ फोकस नहीं कर पाता, ठीक है। अगर मैं बोर्ड पे ऐसे लाइंस बना दूं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो जिसके ये एस्टिग्मेटिज्म है, वो या तो ये लाइंस देख पाएगा या बेटा ये लाइंस देख पाएगा, एक साथ दोनों पे फोकस नहीं कर पाता, दोनों पे फोकस नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये होता है एस्टिग्मेटिज्म में। अब जैसे ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो इफेक्ट जो तुम फोटो एडिटिंग ऐप में देते हो, ये ये बेचारे के पास जीवन भर का इफेक्ट आ जाता है, इसको ऐसे दिखती है चीजें। एस्टिग्मेटिज्म में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एस्टिग्मेटिज्म का मैंने एक आइडिया दिया है कि एस्टिग्मेटिज्म में कैसा दिखता है। अब इसके लिए करेक्शन क्या है भाई, तो भाई एक तो लैसिक सर्जरी है, लैसिक 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 लैसिक, ठीक है, इस कॉर्निया की शेप को ठीक करा जाता है। और अगर इतना पैसा नहीं है कि सर्जरी कर पाओ, तो भैया तुम्हें सिलेंड्रिकल, ये भी पूछा गया है, सिलेंड्रिकल लेंस वाला चश्मा लगाना होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल लेंस यूज करना पड़ता है, वो जाके इसको ठीक करता है बेटा, ठीक है। तो ये है जुगाड़ और वो सर्जरी है आगे का सॉल्यूशन। तो ये है एस्टिग्मैटिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल समझो, दुनिया जान के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बच्चों को समझ नहीं आता कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो क्वेश्चन का सारी चीजें बंद करो और जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको आंख बंद करके फॉलो करो, सब कुछ सही होगा। ध्यान से देखो, करेक्टिव लेंस, सबसे पहले तो ये याद रखो, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या है। मायोपिया नाम से कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ऐसा सोचा करो। मायोपिया मायोपिया क्या है, छोटा नाम है, नियर साइटेडनेस, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। दूर के दिखने में क्या हो जाता है, इसमें इमेज कहां बनती है, लेंस के रेटिना के आगे, यानी लेंस की पावर बढ़ जाती है, तो उसको घटाने का काम करना है। तो जब पावर बढ़ गई है कन्वेक्स लेंस की, तो उसको घटेगा कैसे, कैसे घटेगा, उसके आगे कनकेव लेंस लगा के। तो बेटा मायोपिया में लगता है कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। इसमें रेटिना पे इमेज, रेटिना के पीछे इमेज बनती है, यानी फोकल लेंथ बढ़ गई, फोकल लेंथ बढ़ गई तो पावर कम हो गई, तो इसमें हेल्प करनी होती है इसकी। तो पावर कैसे कैसे करे, कमजोर हो गई पावर, पावर को बढ़ाने के लिए क्या लगाना होगा, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इतना सोच सकते हो, बढ़िया है। अगर रट्टा मार लिया तो और भी बढ़िया, ठीक है। मैं रट्टा नहीं मार पाता भाई, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, तो मैं ऐसे ही सोचता हूँ, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस इसमें लगता है। अब आ जाओ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस के बारे में क्या बोलते हैं भाई, देखो कनकेव लेंस है ना, तो कनकेव लेंस में पावर कैसी होती है, पावर कैसे लेंस के लिए, तो कनकेव पावर ऑफ करेक्टिव लेंस वो कैसी होगी भाई, कनकेव लेंस है तो वो नेगेटिव हो, और कन्वेक्स लेंस है तो पावर ऑफ करेक्टिव लेंस कैसी होगी, ये पॉजिटिव होगी, नाम से पता चल रहा है हमको, ठीक है ना। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ पे आप क्या बोल सकते हो भाई, अगर पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, तो पावर होता है 1/f ना, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव। वहां बताओ पावर पॉजिटिव है तो बेटा फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। देखो सब कुछ समझ आ रहा है। यूवी के बारे में हमने पढ़ना है, यूवी यूवी
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूं, चाहे कोई सा भी डिफेक्ट हो, एक चीज गांठ बांध लो, चारों में नेगेटिव का साइन डालो पहले तो, चारों में आग बंद करके, जो भी तुम डिस्टेंस लोगे वो नेगेटिव लोगे। ठीक है, अब आगे सुनो बेटा, यू जो होता है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो दोनों ही केसेस में वो होता है बेटा हेल्दी आई, पैरामीटर ऑफ हेल्दी आई। आप इसमें हेल्दी आई का पैरामीटर देखो यूज करो। हेल्दी आई का पैरामीटर क्या है? हेल्दी आई सर कैसे ले, ध्यान से देखो, बीमारी हो गई है मायोपिया, मायोपिया में सर पास का दिख रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा। अगर हेल्दी आई होती तो कितना दूर का देख पाता? इंफिनिटी तक का देख पाता सर। तो हेल्दी आई की कंडीशन ये यू हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्या हो गया बालक? सर पास का नहीं देख पा रहा। कितनी पास का नहीं देख पा रहा सर? क्या ही बताएं, कभी 30 सेंटीमीटर पे भी नहीं देख पाता, कभी 40 पे नहीं देख पाता। अगर तेरी हेल्दी आई होती तो तू कहां कितने पास तक का देख सकता था? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक देख सकता था अगर हेल्दी आई होती, यानी 25 सेंटीमीटर। तो ये -25 सेंटीमीटर और ये -140, ये है। सर वी क्या ले? वी होता है बेटा जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन कंडीशन होती है, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, ये होता है बेटा वी आपका, इसको सॉल्व करने का तरीका। अब ध्यान से देखो, अगर मायोपिया का केस है तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। बेटा u तो आपका हेल्दी आएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है? मुझे याद नहीं होता, मेरे को याद था, मैं भूल जाता हूँ। अरे भूल क्या रहा है यार, 1/इंफिनिटी डिवाइड हो रहा है ना, किसी भी चीज को इनफाइनाइट लोगों में बांट दो। एक पिज्जा मंगवाओ, वो पिज्जा मैं 4 लोगों को बांटूं, 8 लोगों को बांटूं, 100 लोगों को बांटूं, इनफाइनाइट लोगों को बांटूं, तो एक जने को कितना मिलेगा? ठेंगा, सूंघने को भी नहीं मिलेगा। तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो 1/इंफिनिटी क्या होता है? जीरो होता है भाई। यानी 1/f किसके बराबर हो गया? 1/f बराबर हो गया 1/v के। ना 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 ना, एक चीज भूल गए बेटा, हर चीज क्या लेनी है? नेगेटिव। तो v भी यहां नेगेटिव लेना था, नेगेटिव लेना था, नेगेटिव। तो बेटा 1/v बराबर है 1/-f के, यानी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? -v के बराबर। यानी मायोपिक आई है तो जो तेरे को गिवन कंडीशन है ना, वही तेरी फोकल लेंथ, वही नेगेटिव साइन लगा और वही फोकल लेंथ है तेरी। देखो क्या बढ़िया तरीका है। ठीक है, और फोकस इसमें कैसा? फोकल लेंथ नेगेटिव आनी भी चाहिए, तो बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, और यही अगर हाइपरमेट्रोपिया का केस है तो वहां पर देखो 25 सेंटीमीटर आता है, तो वहां पर तो भाई हमको रखना पड़ेगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो वो सारी चीजें हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इन सारी कंडीशनों से क्वेश्चन। मायोपिया का याद रखना, जो गिवन है वही फोकल लेंथ है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है पर्सन इज एबल टू सी क्लियरली, अ पर्सन इज एबल टू सी क्लियरली, सी एक मिस्टेक हो गई है। अ पर्सन इज एबल टू सी क्लियरली एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट भाई 60 सेंटीमीटर पे रखा है तो बंदा ध्यान प्यार से देख पा रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इन दिस सिनेरियो इज 2 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, खुद ही कह रहा है कि फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, +2 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द आई लेंस फ्रॉम द रेटिना? आई लेंस रेटिना से कितनी दूरी पे? आई लेंस क्यों पूछा सर इसमें? मेरे को क्या पता आई लेंस कितना दूर है, आपने कुछ पढ़ाया भी नहीं, ऐसा पढ़ाया है? ध्यान से सुन, आई लेंस, आई लेंस, आई लेंस, आई लेंस, आई लेंस, आई लेंस, साइलेंस नहीं कह रहा, आई लेंस कह रहा हूं, आई लेंस। ये देखो आई लेंस है बेटा, आई लेंस से रेटिना की दूरी पे ही आपका ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है, यही बनेगी इमेज। हाँ या ना? हाँ या ना? आई लेंस से रेटिना की दूरी का मतलब क्या है बेटा? इस आदमी को कोई बीमारी नहीं है, पहले तो समझो जो क्वेश्चन दे रहा है। उसने कुछ पूछा करेक्टिव लेंस कौन सा, नहीं है ना, तो इस आदमी को कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारी तरह मेरी तरह हेल्दी आई है, सब कुछ देख पाता है आराम से। ठीक है, तो इसका मतलब फोकस तो यहां होगा, इसका रेटिना पे ही होगा, हाँ ना? तो यहां से लेके यहां तक का तुमसे ये पूछ रहा है कि बता दो इमेज डिस्टेंस क्या होगा। तो तुमसे इनडायरेक्ट वे में इमेज डिस्टेंस पूछा गया है मेरे लाल, समझे या नहीं? ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस मतलब तुमसे v पूछा गया है कि v बता दो।
तो लगाओ भाई, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f यानी 2 इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/60। देखो ये हो गया, ये तुमसे पूछा गया। आ जाओ इसको सॉल्व करो, तो 1/v कितना हो गया भाई, 1/2 माइनस 1/60, 60 एलसीएम हो गया, 2 तिया 6, 30 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/v। तो v कितना आ गया बेटा, v आ गया बेटा 60/29, 60/29। अगर नीचे क्या होता भाई, नीचे अगर 30 होता तो v आता बेटा 2 सेंटीमीटर। अब नीचे 30 नहीं, नीचे कम है, तो ये 2 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा आएगा। तो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा कितना है, जस्ट ज्यादा, ये है बेटा 2.06 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब ये नहीं हो सकता यार, 2.35 नहीं हो सकता, ये 2 से भी कम है, ये नहीं हो सकता, 2.20 थोड़ा ज्यादा हो गया, ये तो यही। ठीक है, बेसिक तरीके से करो यार, अप्रोक्सीमेशन का यूज करा करो सवाल बनाने के लिए। ठीक है, काटने मत बैठ जाना इसको। 60 डिवाइडेड बाय 29, 29 वन जा 29 टू जा, ये सारे काम नहीं करने, समझ गए। ये काम मत करो, अप्रोक्सीमेशन का यूज करो, करेक्ट आंसर दिखाना है तुम्हें। अगला सवाल देखो, अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस मोर देन 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर से, बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, एसीपी प्रद्युमन जगा लो अपना। अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस मोर देन 40 सेंटीमीटर से आगे का नहीं दिखता, पास का दिख रहा है 40 तक, लेकिन उससे दूर का नहीं दिख रहा। कौन सा केस है, कौन सा। अ पर्सन मतलब ये नियर साइटेडनेस है, पास का दिख रहा है बट डिस्टेंस मोर देन 40 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा, मतलब दूर का नहीं दिख रहा। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस क्या, मायोपिक आई। तो भाई ये मायोपिक आई है, मायोपिक आई, मायोपिक आई, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। मायोपिक आई में याद कर कौन सा था, मायोपिक आई में क्या था, मायोपिक आई में पास का दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा। इमेज कहां बनती थी, रेटिना के आगे, रेटिना के आगे आया ना थोड़ा, रेटिना के आगे। तो रेटिना के आगे इमेज बन रही है, तो इससे क्या हो रहा है, लेंस की पावर बढ़ रही है, लेंस को कमजोर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कनकेव लेंस। क्या कनकेव लेंस लगाते थे, क्या कनकेव लेंस, कनकेव लेंस लगाते थे, याद है भाई को, कनकेव लेंस लगेगा। कनकेव लेंस कैसा होता है, नेगेटिव। तो आंसर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर किसकी है, तो बेटा या तो ये होगा या ये होगा। अब मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं पेन को रखो जेब में, सॉल्व करने के लिए देखो ऐसे करो। -40D बहुत ज्यादा होता है यार। अपने चश्मदीन दोस्तों से बात करो, पूछो उनको कितना लेंस लगा हुआ है। -40D बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अप्रोक्सीमेशन से -2.5D होना चाहिए आंसर। आओ देख भी लेते हैं, देख भी लेते हैं। दिमाग तो यही कह रहा है मेरा कि भाई यही होगा, -2.5D। -40D पता कितनी पावर है। हेल्दी आई वाले ने लगा लिया ना तो चक्कर खा के गिरेगा तुरंत से पहले। अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस। अच्छा, मायोपिया का केस है तो मैंने इसमें तुम्हें बता रखा, मायोपिया के केस में क्या याद रखो, सिंपल ये याद रखो कि जो तुम्हारा यू है वही तुम्हारा, जो तुम्हारा गिवन कंडीशन है, जो तुम्हारी गिवन कंडीशन है 40 सेंटीमीटर, यही तुम्हारी फोकल लेंथ है नेगेटिव के साथ। तो फोकल लेंथ -40 सेंटीमीटर तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो फोकल लेंथ हो गई -40 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी गिवन है। क्या पूछ रहा, पावर पूछ रहा। पावर क्या होता है, पावर होता है बेटा 1/f। तो पावर डायप्टर में पूछी है, देखो डायप्टर में, तो फोकल लेंथ को हमें मीटर में करना पड़ेगा, तो हम मीटर में करते हैं। तो ये हो जाएगा -40 और मीटर में 100 से डिवाइड करो, यानी अपॉन 100, यानी 100 ऊपर आ जाएगा। यहां से ये क्या, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, -2.5D। लो हो गया यार सब, समझ गए। तो ये बहुत बेसिक सा सवाल था, आई होप तुम्हें समझ आया हो, सोचने वाला सवाल था। तो मायोपिक आई का ये क्वेश्चन हो गया बेटा। नेक्स्ट देखो, अलॉन्ग साइटेड, खुद ही बोल दिया, अलॉन्ग साइटेड पर्सन। लॉन्ग साइटेड मतलब फार साइटेड, फार साइटेड मतलब हाइपरमेट्रोपिया। दूर का तो दिखे है, पास का ना दिखे है, समझे। A little bit of हरियाणवी। A long sighted person क्या कह रहा है, a long sighted person cannot see object clearly at a distance less than 40। अब 40 के पास का नहीं दिख रहा, पिछले वाले को क्या था, 40 के बाद का नहीं दिखता था। तो अब ये कैसा केस है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया का केस है। कौन सा केस है, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा लेंस लगेगा, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, यहाँ रेटिना के पीछे बन रही है, लेंस वीक हो रहा है, लेंस को हेल्प करना है। तो कैसे हेल्प करोगे, कन्वेक्स लेंस जैसा उसको दोष देके, मतलब इसकी पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होगी। कन्वेक्स लेंस लगेगा बेटा इसमें, करेक्टिव लेंस, कन्वेक्स लेंस, तो पावर पॉजिटिव आएगी। पावर पॉजिटिव मतलब आंसर क्या होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए यहाँ। अब देखो इसमें नहीं बता सकता मैं,
क्योंकि प्लस 2.5 और प्लस 1.5 में से कुछ भी निकल के आ सकता है ना, तो इसमें मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन प्लस में से कुछ एक होगा। ठीक है, अब क्या होगा उसको निकाल के देखते हैं। भाई हाइपरमेट्रोपिया के केस में 1/f = 1/v माइनस 1/u। अब तुमको मैंने क्या बता रखा है, हाइपरमेट्रोपिया का केस हो तो बेटा यू क्या होता है, ये होता है 25 सेंटीमीटर, तो बेटा ये तो -25 माइनस माइनस ये प्लस हो, तो यू तो हो जाएगा, ये समझ गए ना। यू को क्या लिखते हैं, -25 लिखना होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। इमेज डिस्टेंस होता है जो भी गिवन कंडीशन है, गिवन कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -40, वी हो जाएगा -40, गिव नेगेटिव ऑफ गिवन कंडीशन। बेटा इसको सॉल्व कर, 1/f = 40 -40 और दूसरा है 25 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम एलसीएम लो, क्या ले लोगे, 4 दुनिया 8 12 16, 200 ले ले, 200 ले लो भाई, इसको 200 ले लो, कितना होता है 4 पंजे 20, तो -5, तो ये हो गया -5, 25 चौक 100, 4 4 8, तो ये आ जाएगा 8। सॉल्व करो, 5 6 7 8 बेटा 3/200, तो फोकल लेंथ आ जाएगी बेटा 200/3, ये आ गई तुम्हारी फोकल लेंथ। पावर क्या होता है, पावर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, तो 1/f होता है। तो बेटा 1/f क्या करेगा, f की जगह तुम रखोगे 200/3, तो ये /3 ऊपर चला गया। अच्छा इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कैसे करोगे, ये किस में है, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करोगे, तो इसको डिवाइड 100 से करोगे, तो इस पूरी को 100 से डिवाइड करोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो बेटा 100 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आ गया, इसको काट, तो क्या आया 3/2 यानी 1.5d। तो पावर कितनी आई बेटा 1.5d, तो ये बेटा फोर्थ ऑप्शन सही है, +1.5d इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया का केस, और इसी के साथ हमारा ह्यूमन आई होता है समाप्त। तो ह्यूमन आई की छुट्टी, ह्यूमन आई खत्म। तो अब हमारा बेटा स्टार्ट हो रहा है द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई के क्वेश्चंस में यही सब तुमसे पूछा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं द कलरफुल वर्ल्ड। क्या है बेटा कलरफुल वर्ल्ड में, आओ देखते हैं। तो कलरफुल वर्ल्ड में सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा हमारे पास जो आ रहा है, देखो यहां से ना एक एक वाले क्वेश्चन बहुत बनेंगे, ठीक है, अब तेजी में निपटाते हैं इसको। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है, पर इस ग्लास प्रिज्म क्या है, ऐसा एक कांच का एक प्रिज्म है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें देखो क्या देख रहे हैं, हम रिफ्रैक्शन को देख रहे हैं। रिफ्रैक्टिव प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है मेड ऑफ ग्लास हैविंग 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगुलर एंड्स होते हैं इसके। अब देखो इसमें प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो बेटा यहां पर हम एक लाइट रे मारते हैं विच इज मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, मोनोक्रोमैटिक बेटा मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मोनो 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 नहीं मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और क्रोमैटिक का होता है कलर, तो मतलब सिंगल कलर, एक सिंगल कलर की लाइट है, मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ फिक्स कर दी बेटा आपने, इसकी वेवलेंथ फिक्स कर दी, ठीक है। तो बेटा ये लाइट रे मारी, अब ये जैसे लाइट रे मारोगे तो अब क्या होगा, लाइट रे अंदर घुसेगी, मतलब रिफ्रैक्शन होगा, तो इसके लिए पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो ये हम इस पे बेटा नॉर्मल बना देते हैं। सो दिस इज आर नॉर्मल, ठीक है। आगे देखो, अब ये लाइट जाना कैसे चाहती थी, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो बेटा ये लाइट यहां से ऐसे निकल जाना चाहती थी, ठीक है, ऐसे निकल जाना चाहती थी, याद रखना। लेकिन ये जैसे ही अंदर जाएगी, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ये जैसे ही अंदर जाएगी तो ये रेयर से डेंसर, तो टुवर्ड्स नॉर्मल झुकेगी, मतलब ये कुछ ऐसे जाकर नीचे झुक जाएगी, मतलब ये एक्चुअली में ऐसे जाएगी, समझ गए। ये क्या है बेटा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या बन गया, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है, इसको भी R1 का नाम दो। अब देखो फिर से लाइट यहां आ गई तो हम फिर से एक बेटा नॉर्मल बनाएंगे, तो यहां पर एक नॉर्मल हम फिर से बना देते हैं, तो आइए एक और नॉर्मल खींच देते हैं। तो ये बेटा एक और नॉर्मल है जो सरफेस पे हमने बनाया है, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज आर सेकंड नॉर्मल। ये क्या है हमारा, ये हमारा
सेकंड नॉर्मल है, ये था हमारा फर्स्ट नॉर्मल, ये था हमारा सेकंड नॉर्मल। अब देखो लाइट यहां से जब जाएगी तो ऐसा सीधा निकल के जाना चाहेगी, बट बेटा डेंसर से रहे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल निकल जाएगी। तो लाइट बेटा यहां से ऐसे कहीं निकल जाएगी, ठीक है। तो लाइट का पाथ क्या दिख रहा है तुम्हें, तो बेटा ये पाथ आपको लाइट का दिख रहा है, ये पाथ, लाइट ऐसे गई, ऐसे झुकी और यहां से ऐसे निकल गई, ये बेटा लाइट का पाथ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर भी देखो बेटा, ये था हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये फिर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर आर मान लो, ये आर वन मान लो, ये आर टू मान लो। ये क्या है, जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, ये कौन सी रे है, ये है रिफ्रैक्शन ही हुआ है यहां पर फिर से, लेकिन ये रे इमर्ज हुई है ना, तो इसको बोलते हैं बेटा इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और ये एंगल भी होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्या बोलते हैं इसको बेटा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये आ गया हमारे पास ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब यहां से ध्यान से देखो बेटा, ये रे ऐसे जाने वाली थी, लेकिन जिंदगी ने किया इस पे कोई हसीन सितम और ये ऐसे चली गई, मतलब ये इतना डिफ्लेक्ट हो गई, भटक गई बेटा अपने रास्ते से। तो इस भटकने को आप बोल सकते हो ये कितना भटकी, तो बेटा ये जाना ऐसे चाहती थी लेकिन इतना भटक गई, तो इतना भटक गई मतलब ये इतनी डिग्री भटक गई है, इतने डिग्री। बेटा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये क्या है आपका बेटा, डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। बढ़िया से 10वीं पास करो, 12th में आओ, 12th में आओगे तो क्लास 12th का फिजिक्स की बुक का सेकंड चैप्टर, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर सॉरी, रे ऑप्टिक्स आप पढ़ोगे। रे ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, उसमें इसको बोलते हैं बेटा ए, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। उसमें हम एंगल ऑफ प्रिज्म और R1 R2 और एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस, इनके बीच का कुछ इक्वेशन बनाते हैं। तो बस सिंपल सी ये बात है भाई, ये ऐसे रिफ्रैक्ट होती है लाइट, तो ये है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। याद रखना ये कौन सी लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वेवलेंथ इसकी फिक्स है बेटा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत कॉमन डायग्राम है, पूछा जा सकता है। आगे आओ, जय हो, आगे आओ। देखो अमेजिंग चीज, डिस्पर्जन समझने वाले हैं बेटा। डिस्पर्जन हुआ क्या था, न्यूटन अंकल ने एक सभा में व्हाइट लाइट, कौन सी लाइट बेटा, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट को लिया। सर व्हाइट लाइट है तो ऑरेंज से क्यों लिख रहे हो, अबे तो देखना यार जो लिखा, व्हाइट लाइट है। न्यूटन अंकल ने ये व्हाइट लाइट ग्लास का प्रिज्म लिया और इस पे मारी, तो ये देखो ये अंदर जाके रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट तो हुई, लेकिन साथ के साथ ये देखा गया कि जो लाइट रे थी ना, व्हाइट लाइट, वो बेटा ये 7 रंगों में बट गई। कौन कौन से रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको बोलते हैं वेब ग्योर, बोलते हैं ना तुम वेब ग्योर, वेब ग्योर। ये वेब ग्योर में बट गई बेटा लाइट है। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि अरे भाई लाइट बट गई 7 रंगों में, इसका मतलब लाइट किससे बनी है, 7 रंगों से। मेरा इसमें ये कहना है यार कि इतना सब करने की क्या जरूरत थी, जरा हमारे सूर्य भगवान को देखते। हमारे सूर्य भगवान जिस रथ पे विराजमान है, उस रथ पे कितने घोड़े हैं, देखो बेटा, वेब ग्योर, वेब ग्योर, 7 हॉर्सेस, 7 हॉर्सेस है। कब से, गूगल पे जाओ, जाके लिख, देख के देखो, टाइप करो फोटो ऑफ सूर्य भगवान, तुम्हें पता चले कि हमारे सूर्य भगवान, हम कब से 7 घोड़े बना रहे। 7 ही क्यों बना रहे हैं यार, 5 भी तो बना सकते थे, 3 भी तो बना सकते थे, 7 ही क्यों बना रहे, ठीक है ना। सोचो यार, अमेजिंग, ये बातें बहुत अमेजिंग है अगर सोचो तो कितने घोड़े हैं बेटा, 7 घोड़े हैं। तो खैर एनीवेज, ये 7 घोड़े प्रतीक हैं बेटा इन 7 रंगों की, ठीक है ना, 7। तो न्यूटन अंकल ने ये करके दिखाया था, जिसमें लाइट को 7 रंगों में, व्हाइट लाइट को इन्होंने 7 रंगों में बांट दिया था। और व्हाइट लाइट का ये 7 रंगों में बटने को ही बेटा डिस्पर्जन कहा जाता है। व्हेन लाइट रेज पास थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड इट स्पेक्ट्रम ऑफ कलर इन दिस स्पेसिफिक ऑर्डर, विबग्योर के ऑर्डर में, इसी प्रोसेस को बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और देखो, ये जो व्हाइट लाइट जब बेटा पास हुई, तो ये ऐसे करके कुछ ऐसा बेंड हुआ, कलर ऐसे मिले, तो भैया पहली गलती जो बच्चा करते हैं वो लाल नीचे बनाता है, लाल नीचे नहीं बनेगा बेटा,
ये विबग्योर ऐसे ही यही सीक्वेंस बनेंगे, लाल सबसे ऊपर आए। अब ध्यान से देखो, जब मैंने डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन का ग्लास प्रिज्म समझाया था, तो ध्यान से देखो सबसे ज्यादा बैंड ये लाइट रे कैसे जाना चाह रही होगी, ये लाइट रे कैसे जाना चाह रही होगी बेटा, ये लाइट रे तो कुछ देखो, ये लाइट रे ऐसे जाना चाह रही होगी, लेकिन लेकिन यहां पर देखो ये बेंड हुई, 7 रंगों में बट गई और बेंड हुई। सबसे कम बेंड कौन हुआ, देखो यहां से इतना बेंड हुआ कौन, रेड। तो ये रेड का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। और वायलेट देखो कितना बेंड हुआ, इतना। तो ये वायलेट का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। कौन सा एंगल बड़ा है, वायलेट का एंगल। तो सबसे ज्यादा कौन डिफ्लेक्ट हुआ, वायलेट डिफ्लेक्ट हुआ। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि रेड सबसे कम डिफ्लेक्ट हुआ, वायलेट सबसे ज्यादा। तो बेटा जब विबग्योर लिखते हो तो बेंडिंग इस तरीके से घटती है, मतलब सबसे कम बेंडिंग इसकी और फिर बढ़ती जाएगी बेंडिंग फ्लाइट यहाँ। और वेवलेंथ इस तरीके से बढ़ती है, देखो वेवलेंथ जैसे जैसे विबग्योर में आगे जाते हो, वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी लाइट की, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया है जो आपको होना चाहिए कि सबसे कौन सा रंग बेंड होता है या सबसे कम कौन सा बेंड होता है। अच्छा एक बात, चलो आगे बताऊंगा जब स्पेक्ट्रम समझाऊंगा। आई होप ये चीज समझ आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसको याद रखना। विबग्योर लिखो, ऐसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, बेंडिंग इस तरफ से डिक्रीज हो रही है, मतलब जैसे जैसे आगे जाओगे बेंडिंग कम होती जाएगी। तो लाल सबसे कम बेंड होता है बेटा, तो रेड डेविएट्स द लीस्ट। आ गया हो। अब लोगों ने न्यूटन को कहा कि अरे व्हाइट लाइट से नहीं बनी ये 7 रंग, ये तो प्रिज्म बना रहा है, प्रिज्म के पास ये प्रॉपर्टी है। न्यूटन ने बोला अच्छा। न्यूटन ने फिर से ग्लास प्रिज्म उल्टा करके रख दो, लाइट रे बेंड होते होते इसके अंदर से फिर से रिकॉम्बिनेशन हुआ बेटा। क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन होके व्हाइट लाइट मारी थी और व्हाइट लाइट ही यहां से बाहर निकाली। बोला कि अरे प्रिज्म तो सिर्फ जोड़ने और तोड़ने का काम कर रहा है, ये जो विबग्योर है ये क्या है, विबग्योर पूरा का पूरा। यहाँ ये आपको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे मिला होगा विबग्योर, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट से ही बनी। और यहां से ये प्रूव हो गया कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट है। आगे देखते हैं बेटा। अब लाइट के बारे में, ऑल्दो मैंने जो लाइट चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाया है, लेकिन यहां पे मैं फिर से बताऊंगा। देखो व्हाइट लाइट को समझो, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाइट लाइट। देखो सूरज जो लाइट भेज रहा है ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बेटा, एनर्जी का फॉर्म है। तो जब सूरज लाइट भेज रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज रहा है बेटा। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स हैं जो ऐसे ऐसे करके चलती रहती हैं, ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रिकल वेव, ऐसे मैग्नेटिक वेव, और ऐसे आगे बढ़ती हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में का बहुत छोटा सा पार्ट है जिसको आप लाइट बोलते हो, बाकी पूरा बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। इसमें गामा रेडिएशन भी होते हैं, है ना। इसमें गामा के बाद एक्सरेज भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं। फिर इसके बाद आपको यहां पर कहीं छोटा सा रीजन मिलता है जिसको आप लाइट कहते हो, जो हमें देखने में हेल्प करता है। उसके बाद और भी रीजन्स मिलते हैं, इंफ्रारेड रीजन मिलता है बेटा, ठीक है ना। इंफ्रारेड, फिर एंड में आपको कौन सी रेडियो वेव्स मिलती है, सारा टेलीकम्युनिकेशन इसने संभाला है। इनके बीच में आपको कहीं ना कहीं माइक्रोवेव्स मिलती है, यहां मिलती है बेटा माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। क्लास 12th में आ जाओगे तो वेव ऑप्टिक्स आएगा, उसमें पढ़ाऊंगा ये सब आपको मैं। तो यहां पर देखा जाए तो एनर्जी अगर आप देखोगे तो बेटा एनर्जी इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा हार्मफुल जो है, भगवान ना करे गामा रेस से आपका कभी पाला पड़े। तो एनर्जी इस तरफ डिक्रीज होती है, वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इस तरफ डिक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो ये आपके पास पूरे का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इस पूरे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहां से देखो एक सवाल भी पूछा है, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। बताओ कौन से कलर के लिए मिनिमम है। तो देखो बेसिक तरीके से करो, क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सर हमको याद है, ये लाइट की स्पीड के
स्पीड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ऐसा याद है ना। अब सर एक 9वीं क्लास में वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का कुछ फॉर्मूला तो था। अरे कुछ याद करने की जरूरत नहीं, जनरल सोचो, जनरल सोचो। स्पीड ये है, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू में टाइम, यही तो होता है। अब जो लाइट होती है वो ऐसे तरंग के तौर पे ऐसे ऐसे आ रही है बेटा, ये दो कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, यानी वेवलेंथ एक दूरी, वेवलेंथ दूरी है, तो डिस्टेंस को मैं वेवलेंथ बोल सकता हूँ। ये एक बराबर है स्पीड इनटू टाइम के, मतलब वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा स्पीड के, हाँ या ना। स्पीड अगर बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा होगा, स्पीड घट रही है तो डिस्टेंस कम हो रहा होगा, मतलब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा होगा। तो वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, तो बस इसको यहां रख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप वी स्पीड जहां है वहां वेवलेंथ भी बोल सकते हो, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो जिसकी वेवलेंथ कम उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पूछ क्या रहा है? द कलर ऑफ लाइट विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम। तो ये मिनिमम किसके लिए होगा? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। किसके लिए सबसे वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? ऐसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, देखो इंक्रीज हो रही है, तो लाल के लिए। तो सही आंसर कौन सा है? ये लाल है भाई। कौन सा है? ये रहा तुम्हारा और मेरा, लाल, रेड। रेड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते ही में आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। भाई शांत हो जाओ, तेजी नहीं, कोई तेजी नहीं, आराम से। इतना ज्यादा डिस्प्यूटेड टॉपिक लगता है ना भाई मुझको ये, कोई टीचर इस पे ज्यादा ढंग से बात नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मैं ये मान नहीं सकता कि टीचरों को पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि टीचरों के लिए शायद ऑब्वियस है कि ये चीज बच्चा समझ रहा होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा नहीं समझ रहा है इसको, मैंने जितना बच्चों को पढ़ाया है। बेटा पूरा पूरा कहीं पे भी आपको ऐसी चीज नहीं मिलने वाली ऑनलाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना, कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ नया, ध्यान से सुनना। पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो कैसे फॉर्म हो, बेसिक सी बात है। ये रही आपकी ड्रॉप। रेनबो कब आपको पहले तो फॉर्म होता हुआ मिलता है? जब बारिश हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा हवा में पानी की बूंदे अटकी हुई है, मतलब बूंदे इतनी छोटी छोटी ड्रॉप्स है जो बूंदे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, रेनबो कैसे, किस डायरेक्शन में देखने को मिलता है आपको? सूरज से, सूरज से अपोज डायरेक्शन में मुंह करके ऐसे खड़ा होना पड़ता है तो आपको रेनबो दिखता है। ऐसे क्यों नहीं दिखता सूरज की तरफ? अबे ऐसे खड़ा हो जाएगा तो सूरज की आंखें ही, सूरज की आंखें, सूरज की लाइट ही आंखों में जाएगी, कुछ दिखेगा क्या? चौंध का हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा एकदम से, इतनी हाई इंटेंसिटी। तो रेनबो कभी ऐसे नहीं दिखेगा, रेनबो हमेशा ऐसे दिखेगा। क्यों सर, ये रंग क्या यहां से नहीं निकलते? निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं, 7 रंग इस तरफ से भी निकलेंगे, लेकिन भाई दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि सूरज की लाइट इतनी तेज। सोचो ना, कोई किसी को तुम देखना चाह रहे हो और मैं उसके पीछे बहुत तेज लाइट लेके खड़ा हो जाऊं, तुम्हें ये बंदा दिखेगा क्या? तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। वही होता है, तो लाइट निकलती है इधर से, रेनबो निकलता है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि सूरज की लाइट आ रही है सीधा आपकी आंखों में, कुछ नहीं दिखेगा। तो रेनबो फॉर्मेशन में देखो हुआ क्या क्या, पहला देखो, पहले तो लाइट रे आई, ठीक है, ये बहुत कॉमन है, ये चीजें लोगों ने बताई हैं, लेकिन मैं बताऊंगा अभी जो इंपॉर्टेंट है। लाइट बेटा यहां है, लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ गई। ये कौन सा मीडियम है? रेरर। रेरर से पानी की बूंद में गई, यानी डेंसर मीडियम। तो जब रेरर से डेंसर में जाएगी तो लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। साथ के साथ ये जो बूंद है बेटा, ये प्रिज्म का काम भी कर रही है, प्रिज्म का। तो यहां पर ये बूंद लाइट का डिस्पर्जन करती है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट करती है। तो लाइट आई, रिफ्रैक्शन भी हुआ और डिस्पर्जन भी हुआ, ये दोनों चीज हुई यहां पर, ठीक है। फिर ये लाइट बढ़ गई 7 रंगों में, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हुआ, लाल कम बेंड हुआ, ठीक है। अब यहां से जब ये इधर टकराई तो ये लाइट यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब सुनना, सुन, लाइट यहां से इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होके वापस इस तरफ गई। यहां से जब बाहर निकली तो डेंसर से रेरर में फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्जन तो पहले ही हो लिया था, लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट बाहर निकल गई और तुमको बढ़िया सा ये रेनबो मिल गया जिसमें लाल ऊपर और वायलेट नीचे। सच बताऊं तो एग्जैक्ट सही डायग्राम ये भी नहीं है, बट एनसीईआरटी सीबीएसई के हिसाब से जितना तुम्हें जानने की जरूरत है मैं उतना बता रहा हूं। तो ये चीज यहां मिलेगी, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बेटा सीबीएसई ने इस पर सवाल दिया है, अब सुनो।
बहुत से बच्चों को ये डाउट है कि यहां पे TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रे सारी की सारी अंदर मुड़ गई, है ना? गलत है, नहीं होता। ठोक बजा के कह रहा हूं नहीं होता, प्रूफ करके दिखाऊंगा बेटा कि TIR नहीं होता इसके अंदर, ठीक है ना? जहां तक 10वीं की बात है, जितना तुम्हें पढ़ना है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, CBSE ने डाला क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? नहीं डाला ना, तो TIR नहीं होता बेटा। अब सुनो, इससे पहले तुम गालियां वालियां देना स्टार्ट करो, बेकार में कमेंट सेक्शन को गालियों से भरो, 2 मिनट के लिए सुनो मेरी बात, देखो तुम भी मानोगे कि ये नहीं होता। तो ये तीन प्रोसेस तो है इंटरनल, पहले रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन हुआ, फिर इंटरनल रिफ्रैक्शन, और फिर रिफ्रैक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। CBSE का सवाल देखो, फिर मैं तुम्हें इसको अब समझाऊंगा। CBSE पूछता है कि द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इन चारों में से क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग भी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा बहुत से बच्चे इसको इसको इस पॉइंट को टिक करके आते हैं, कहते हैं कि सर TIR दिख गया था, डिस्पर्जन दिख गया था, और रिफ्रैक्शन दिख गया था, बन गई बात, बन गई बात। तो सर यही है सही जवाब? नहीं बेटा, ये सही जवाब नहीं, ये सही जवाब नहीं। तो क्या है सही जवाब? तो पहले हम देखते हैं कि उस बूंद के अंदर हुआ क्या, बूंद के अंदर हुआ क्या। तो उसको समझने के लिए पहले TIR देखो, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, फटाफट शॉर्ट में समझते हैं, ये शॉर्ट में इसको समझते हैं, शॉर्ट में, शॉर्ट। यहां देखो बेटा, फर्ज करो, फर्ज करो ये है, ये है बेटा रेयरर, रेयरर मीडियम, और ये है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ध्यान से समझना, 2 मिनट का टाइम लूंगा और समझा दूंगा। देखो देखो बेटा, जब रेयरर से डेंसर हो जाती है, मान लो तुमने कुछ रे को ऐसे मारा, ये था बेटा नॉर्मल, तो रे जाना तो ऐसे चाहती थी, लेकिन क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी और रे ऐसे निकल जाएगी। अब तुम इसको अगर और उठाते जाओगे तो ये रे और बेंड होती जाएगी। बेटा एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि जब तुमने रे को इतना इस ऐसे एंगल पे मारा, कैसे मारा तुमने रे को, तुमने रे को कुछ ऐसे, कुछ ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करवाया, इससे उठा के इंसिडेंट करवाया, थोड़ा टेढ़ा करके दिखा देता हूं, थोड़ा टेढ़ा करके, तुमने कुछ ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करवाया कि ये रे इधर से बेंड होते होते इस कंडीशन पे आ गई, बिल्कुल सरफेस से होके जा रही है, ठीक है? तो बेटा जो नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच के एंगल को इस पॉइंट पे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। मतलब अगर तुमने अब इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर तुमने इससे बढ़ा दिए, तो ये रे अंदर ही अंदर टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब मैंने अब रे और ऊंचाई पे मारी, इस रे को मैंने अब और कुछ ऐसे मारा, ऐसे मारा कि मेरा अब जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, एंगल आई, बेटा एंगल आई जो है वो ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से। तो उस केस में ये रे ऐसे पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर जाए। इसको बोलते हैं बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। मतलब TIR होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं बेटा, नेसेसरी हैं। क्या क्या? क्या क्या? पहली बात, पहली बात बेटा, रे का डेंसर से, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना बहुत जरूरी है, ये है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का बड़ा होना जरूरी है क्रिटिकल एंगल से। बताओ ये बात समझ आई? ये दो कंडीशन अगर तुम्हारे पास है तो ही TIR मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? तो TIR होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? अब सुनो, अब सुनो, जब भी आपके पास एक बारिश हुई है, बूंद है, अब देखो इस बूंद में क्या हुआ, क्यों यहां TIR नहीं होता, देखो ध्यान से। फर्ज करो आपने इस पे एक रे इंसिडेंट करवाई,
मान लो ये लाइट रे है, ये लाइट रे किसी एंगल पे ऐसे आपने इंसिडेंट करवाया, ये ऐसे कर, ये मान लो ये आपने इंसिडेंट करवाया। अब सुनो, तो पहले इसमें बेटा जैसे ही आप इंसिडेंट करवाओगे तो लाइट का रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन दोनों होगा। तो ऐसे में हमको पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा। आइए इस पे नॉर्मल बना लेते हैं। बेटा ये नॉर्मल बन गया, ये रहा बेटा नॉर्मल, ठीक है, तो ये नॉर्मल बन गया। तो ये हमारे पास कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट रहा हो, जिसकी वजह से जो रे है वो अब जैसे रेयरर से डेंसर में जाएगी, रेयरर से डेंसर में रे जाती है तो जाना सीधा जाएगी, लेकिन ये टुवर्ड्स नॉर्मल झुक जाएगी, बेंट हो जाएगी। तो ये रे बेटा कुछ जाना ऐसे चाहती थी, लेकिन ऐसे ना जाके ये रे कुछ बेटा ऐसे जाएगी, ऐसा बेंड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, देखते जाओ देखते जाओ, ये कुछ ऐसा बेंड हो जाएगी। अब आगे देख, अब यहां पर बेटा इसको आप मान लो ये हमारा कोई एंगल E1, E1 मान या R1 मान लो, R1 क्या कहते हैं, ये हमारा कोई एंगल R1। अब मेरा बेटा एक बात बता, सोच के बता, इस पॉइंट पे एक चीज पे फोकस कर, ये एंगल R1 क्या ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा या छोटा होगा? सोच, सोच। सर यहां क्यों बता रहे हो? अरे तू सोच तो बेटा, ये एंगल R1 मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल से बहुत छोटा होगा। क्यों छोटा होगा सर? देखो बेटा, अगर यही रे इससे उल्टी जा रही होती तो वो यही पाथ रिट्रेस करके बाहर निकलती, ठीक है। अगर ये रिट्रेस करके बाहर निकलती और ये एंगल, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता, अगर ये रे ऐसे जाती। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता तो ये रे टोटली रिफ्रैक्शन, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो बेटा ये तब 90 डिग्री पे जाती, मतलब ये रे बेटा कुछ यहां से ऐसे ऐसे बेंड होती, ऐसे बेंड होती, हाँ या ना? सोचो और बताओ, सोचो और बताओ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर ये मान लो अगर ये एंगल 90 डिग्री होता तो ये टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती, लेकिन ये तो रिफ्लेक्ट नहीं कर, ये तो ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से कम है ये एंगल। बताओ ये चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही? 2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। देख इंसिडेंट रे आई, ऐसे चली गई, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, क्रिटिकल एंगल से कम है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ये वो एंगल होता है क्रिटिकल एंगल जिसमें तुम्हारी जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तो इंसिडेंट रे, अरे मान के चल ये उल्टा काम हो रहा है, ये रे ऐसे जा, तो अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, या मैं कह रहा हूं मान ले क्रिटिकल एंगल के बराबर भी है, तो ये रिफ्रैक्टेड जो रे बाहर निकल रही है वो बेटा ऐसे जानी चाहिए थी 90 डिग्री पे होके, हाँ या ना? अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर भी है तो 90 पे, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती, है ना? लेकिन ये तो 90 पे ही नहीं है, ये तो 90 से भी कम है। अगर ये 90 से कम है तो ये क्रिटिकल एंगल से कम ही होगा, हाँ या ना? सोच के देख, होगा ना? है? अब सुन, अब सुन आगे, इतना समझ आया कि ये R1 क्रिटिकल एंगल से कम होता है। अब आगे सुन बेटा, यहां से ये रे फिर से रिफ्रैक्ट होगी, है? अब यहां पर रिफ्रैक्शन के लिए या रिफ्लेक्शन के लिए नॉर्मल की तो जरूरत है। आओ एक नॉर्मल फिर से बनाते हैं, एक नॉर्मल यहां से फिर से बनाते हैं। ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ये हमारा N2, N2, ये था नॉर्मल N1, वो था नॉर्मल N2। अब सुन बेटा, बेटा ये दोनों, मान लो इस एंगल को मैं कह रहा हूं एंगल R2। अब एक बात बता बेटा, ये सर्कल का ये और ये रेडियस सेम, रेडियस सेम है, तो ये ट्राइंगल ए ओ बी बेटा ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, जिसकी अगर ये दोनों साइड सेम है तो बेटा ये भी सेम है। इसका मतलब एंगल R1 बराबर है एंगल R2 के। अगर एंगल R1 एंगल R2 के बराबर है, यानी R2B, यानी एंगल R2B बेटा छोटा है क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल से। अरे अगर ये क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो TIR कैसे हो गया?
नहीं होगा TIR, नहीं होगा TIR। तो क्या होगा बेटा, यहां दोनों चीजें होगी, दोनों चीजें। ये रे जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो डिस्पर्जन तो यहां हो गया, ये तो सारी डिस्पर्स होके आ रही है। जब ये यहां से बाहर निकलेंगी तो रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा बेटा। यहां से जब बाहर निकलेगी बेंड होके तो तुमको यहां विबग्योर मिलेगा, विबग्योर मिलेगा। लेकिन अगर तुम इधर से देखोगे तो ये विबग्योर तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि सूरज यहां से चमक रहा है, सूरज यहां चमक रहा है, तो तुम्हारी आंखों में चौंध का लगेगा और ये विबग्योर नहीं मिलेगा तुमको। यहां पर बेटा रिफ्रैक्शन भी मिलेगा, ये रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है यहां पर। और बेटा यहां पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। जितना एंगल R2 है उतना ही सेम एंगल बनाकर ये रे यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, सेम एंगल बना के, ये सेम एंगल बनाएगी। और यहां से फिर से नॉर्मल बनेगा, फिर से बेटा ये नॉर्मल बनेगा और ये रे यहां से बाहर निकलेगी। तुम यहां खड़े हो, यहां से तुम देख रहे हो, यहां से तुम्हें रेनबो मिल रहा है। तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि स्टोरी ऑफ रे इनसाइड द रेनबो इज देयर इज नो TIR। TIR नहीं होता बेटा, TIR नहीं होता। और क्योंकि TIR नहीं होता, इसका मतलब इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बेटा रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है और इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अरे दो ऑप्शन सेम है, नहीं नहीं वो रिफ्रैक्शन है, अरे नहीं नहीं सर ये गलत है भाई, ये सही है सर, मेरे को लगा ये रिफ्रैक्शन है, आई एम सॉरी, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो यहां हो गया ना। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है और इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई थॉट, लगता है मायोपिक आई हो गई सर आपकी, या हाइपरमेट्रोपिक, दूर का दिख रहा है पास का नहीं दिख रहा। समझ आया? मजा आया? अरे मुझे भी इधर बता दो तुम्हें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे पता चलता है तुम्हें मजा आया नहीं आ रहा तुम्हारे लाइक्स और सब्सक्राइब से। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो यार, ठीक है, तुम्हारे लिए फ्री है, लेकिन इससे मेरे को बहुत जोश और हिम्मत मिलती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा स्टोरी ऑफ रेनबो खत्म हुई है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा, हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आ रहा है। आइए इसको फटाफट निपटाते हैं। क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? देखो बेटा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह जो है ना वो पृथ्वी के कोर की हीट की वजह से यहाँ गर्म होती है और ऊपर ठंडी होती जाती है। अब होता क्या है, जो गर्म सतह होती है बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और जो ठंडी सतह है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है। तो जैसे ही सूरज की किरण इसके अंदर आती है, एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, तो कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्ट होती है। तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है ये एटमॉस्फेयर की वजह से, इसी को ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये डेटा है तुम पढ़ लेना, वो जो बात मैंने बताई है वो यहाँ लिखी हुई है। अब इसमें एक चीज समझो, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है बेटा, अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार का मतलब समझते हैं। देखो होता क्या है कि असली में स्टार कहीं यहां पर है, जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन हो, ये एक्चुअल पोजीशन है। लेकिन जैसे ही लाइट यहां से अंदर जाती है ना, तो बेटा लाइट बेंड होते हुए, ऐसे बेंड होते हुए जाती है। अब यहां पर जब तुम इस लाइट को देखते हो तो तुमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये लाइट तो कहीं ऐसा सीधा यहां से आ रही है। बेटा इसी को एपरेंट पोजीशन। अगर तुम यहां से निकलो स्टार पे जाने के लिए, तो यहां तुम्हें स्टार मिलेगा, यहां कुछ भी नहीं है, तुमको लग रहा है कि यहां स्टार। ठीक है, लाइट ऐसे गई, तुमको लग रहा था कि लाइट यहां से आ, ठीक है, तो तुम्हें एक ऐसी वर्चुअल इमेज दिख रही है, तुम्हारी आंख को लग रहा है कि वहां पे इमेज स्टार है, लेकिन वहां कोई स्टार नहीं है। समझ रहे हो? भ्रम है बेटा। सो इसको बोलते हैं अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ठीक है, आगे आओ। वाई डू स्टार ट्विंकल्स? बेटा अब यहां से सीरीज ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो भर भर के तुमसे पूछे जाते हैं। सभी के स्क्रीनशॉट्स लेते रहना। क्यों? क्योंकि ये एज इट इज तुमको लिखना है आंसर। तो बच्चों को रीजन पता होता है लेकिन लिखना नहीं आता। अब देखो क्या है, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। अभी तुमने देखा कि जैसे मान लो एक्चुअल में स्टार यहां है, लेकिन जैसे ही रे आएगी तो वो ऐसा बेंड होती जाती है। ठीक है, तो हमको ये लगता है कि स्टार तो भाई कहीं यहां है, इधर, ये अपरेंट पोजीशन बन गई। लेकिन ऐसी एक रे थोड़ी आ रही है,
बहुत सी रे आती हैं, एक और रे आ रही है, मान लो एक और रे आ रही है, वो भी आ रही है, वो जैसे यहां से ऐसे आई, जैसे अंदर गई तो वो कुछ ऐसे बेंड हुई, तो इसको प्रतीत हो रहा है कि स्टार तो भाई यहां है। कोई और रे आई, एक और रे आई बेटा, एक और रे आई, यहां से जैसे आई तो ये कुछ बेटा ऐसे बेंड हुई, तो इसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्टार यहां है। फिर एक और रे आई, उस रे को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्टार यहां है। तो जब आप देखते हो तो होता क्या है, ये एटमॉस्फेयर भी, ये क्यों हो रहा है जान लो ना, एटमॉस्फेयर ये मूव कर रहा है, मूविंग एटमॉस्फेयर, तो ये कॉन्टिन्यूसली मूव करने की वजह से स्टार की अपरेंट पोजीशन चेंज होती रहती है, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, मतलब ये उंगली है, ये कभी यहां दिख रही है, कभी यहां दिख रही है, कभी यहां, फिर कभी यहां, 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 कभी 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 कभी, और ये तुम्हें ऐसे होते दिखती है, ऐसे होती दिखती है। तो इसकी वजह तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, स्टार टिमटिमा रहा है, स्टार टिमटिमा रहा है। असली में टिमटिमा रहा है यार, मैं छोटा था मेरे को लगता था कि स्टार टिमटिमा क्यों रहा है, मैंने पूछा कि ये टिमटिमा क्यों रहा है, तो मैंने जिनसे पूछा था उनको उतना आइडिया नहीं था, लेकिन जिज्ञासा थी, तो उन्होंने बताया था कि बड़ी 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 जो है लपटें उठ रही हैं इस पे, जिसकी वजह से दिखता था, है ना। तो मैं बड़ा मजा आया मुझे सुन के, यार क्या लपटें उठ रही होंगी, है ना। बट ग्रेजुअली फिर पता चला कि ये क्यों है, तो ये किस लिए हो रहा है बेटा, ये एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, तो इसकी अपरेंट पोजीशन चेंज होती रहती है। और ये तुम प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, तुम मोमबत्ती जलाओ और मोमबत्ती जला के उसके ऊपर देखो, तो तुमको आगे का जो भी तुम देखोगे ना वो ऐसा लहराता हुआ दिखता है, ऐसा लहराता हुआ सा दिखता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो गई मीडियम की, और वो ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से तुम्हें लाइट जो है कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्ट होते हुए दिख रही है। तो ये है बेटा एटमॉस्फेयर, व्हाई डू स्टार ट्विंकल, तो इसी की वजह से स्टार जो है कॉन्टिन्यूस ट्विंकल होते हुए दिखते हैं। अब सवाल ये है कि अगर स्टार ट्विंकल हो रहे हैं तो ये सोचो प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं कर रहा, प्लैनेट भी तो ट्विंकल करना चाहिए ना, ट्विंकल ट्विंकल, ये ट्विंकल क्यों नहीं कर रहा बेटा, इसके पीछे एक रीजन है, समझो बेटा। स्टार जो है वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, रिलेटिवली, रिलेटिवली एट मच लार्जर डिस्टेंस देन प्लैनेट्स, प्लैनेट्स स्टार से बहुत पास है, ये बहुत दूर है। अब जब भी कोई चीज पास होती है तो वो बड़ी दिखती है, देखो मेरी उंगली, मेरी उंगली कैसे दिख रही है, और ये मैं उंगली पास कर लूं तो उंगली तुम्हें लगेगा बड़ी होती जा रही है ना, तो ये बड़ी है। तो प्लैनेट बेटा बहुत बड़ा है। अब प्लैनेट क्या है बेटा, ये ग्रुप है ऐसे छोटे 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 टाइनी सोर्सेज ऑफ लाइट का, मतलब ऐसे यहां पर छोटे 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 बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज, ये बहुत सारे, ठीक है, ये बहुत सारे, ये बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे। अब ये इनके साथ भी यही हो रहा है, हर पॉइंट से जब लाइट आ रही है तो वो कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्ट कर रही है, लेकिन ये इतना पास है बेटा कि अगर एक छोटा सा पॉइंट, अगर ये एक छोटा सा पॉइंट रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकल कर भी रहा है ना, तो कोई दूसरा पॉइंट ऐसा होगा जो ट्विंकल नहीं कर रहा, ये ट्विंकल करे। देखो ये तो एक ही पॉइंट है, तो इस पे तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें ये दिख रहा है, टक 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 टक, देखो कभी ये दिख रहा है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी दिख रहा है, तो इसकी वजह तुम्हें ये ट्विंकल होते हुए दिख रहा है। ये क्यों, क्योंकि ये इतना दूर है कि एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करता है, लेकिन ये देखो यहाँ ये हो रहा है तो नहीं, ये ट्विंकल कर रहा है लेकिन ये नहीं कर, ठीक है ना, ये कर रहा है तो ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है तो ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है तो ये नहीं कर रहा। तुम्हारा एलईडी बल्ब यार, घर में एलईडी बल्ब तो है ना, उसकी कवरिंग हटा के देखना, उसके अंदर छोटे 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 एलईडी लाइट, छोटे छोटे लाइट। अब एक छोटी सी लाइट उसमें खराब हो भी गई तो भी तुम्हारे बल्ब की रोशनी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बल्ब उतना ही तेज दिखता है, चमकता हो, है ना, कि एक छोटे सा बल्ब ट्विंकल कर भी रहा है। तो ये इतनी छोटे मोटे अगर ट्विंकल कर भी रहे हैं तो दूसरे तब नहीं कर रहे, इसलिए प्लैनेट तुम्हें ऐसा ही दिखता, ठीक है। तो ये इसका पूरा डेप्थ में मैंने लिखा हुआ है कि प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते, अच्छा क्वेश्चन बनता है तो एक करना बेटा जरूर, यहां से सवाल आता है। आगे देखें, एडवांस सनसेट और सनराइज। अब देखो कभी नोटिस करा है, सूरज को नेकेड आई से, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन सुबह का सूरज बिल्कुल ऐसे खड़े होते हो तुम, आवाहन करते हो कि आइए, है ना, आवाहन भी नहीं क्यों बल्कि वेलकम करते हो कि आइए। और जब सूरज डूब रहा होता है तो मस्ती में डूबते हुए देखते हुए बढ़िया से वीडियो वीडियो डालते हो, फोटो खींचते हुए, स्टोरी बनाते हो। तो ऐसा क्या हो रहा है कि डूबता और उगता हुआ सूरज को तो देख पा रहे हैं लेकिन 12 बजे वाला सूरज नहीं दिखता बेटा, असली सूरज वहां है ही नहीं। देखो अगर तुम यहां खड़े हो, अगर तुम मान लो यहां पर हो बेटा इस पॉइंट पे, तो तुम्हारे लिए ये होराइजन है, होराइजन, ये होराइजन, होराइजन क्या होता है, होराइजन क्षितिज, होराइजन ये क्षितिज है।
अब तुम में से जो दिल्ली मुंबई में ये वीडियो देख रहा है यार, उन्होंने जीवन में कहाँ कभी सूरज को ऐसे देखा है? बिल्डिंगों के जंगलों से घिरे हुए ऐसे ही देखा है ना? तो कभी कोई खाली इलाके में जाओ तो तुम्हें सूरज ऐसे सामने डूबता हुआ दिखेगा और सामने से उगता हुआ दिखेगा, है ना? तो मैं वहां बात कर रहा हूँ। तो बेटा आपको ना सिर्फ होराइजन पे ही दिखता है, होराइजन के नीचे आप नहीं देख सकते। अब होता क्या है, सूरज आ गया यहाँ, अब ये जो यहां से सूरज की रे है बेटा, वो एटमॉस्फेयर में एंटर हुई और एंटर होके वैसे बेंड होके यहाँ आई। अब आई है ये बेंड हो गया, अब तुम्हें यह प्रतीत हो रहा है कि ये रे तो कहीं यहां से आ रही, यहां से तुम्हें लगता है सूरज यहां है, लेकिन ये एपरेंट पोजीशन है सूरज की, एपरेंट एपरेंट पोजीशन। इसकी वजह से सूरज थोड़ा अपलिफ्ट हो गया, ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, बट असली में वहां सूरज नहीं है, अभी अभी नहीं पहुंचा। और ये सेम कहानी डूबते होती है। सूरज को डूबे हुए 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट। बेटा 2 मिनट पहले सनराइज, ये देखो 2 मिनट्स, 2 मिनट का फर्क आता है। 2 मिनट पहले सनराइज तुम्हें दिख जाता है और यहाँ सूरज डूब चुका है, लेकिन रे जो आई है वो ऐसा बेंड हुई है और तुमको ऐसा लग रहा है कि सूरज अभी भी यहाँ, ऐसा लगता नहीं कि यार सूरज, रोशनी तो खत्म हो गई है, लाइट बिल्कुल डिम हो गई है, बट सूरज अभी भी दिख रहा है, ऐसा क्यों? अबे सूरज अगर है तो कभी ऐसा अंधेरा दिखेगा नहीं? दिखेगा, ठीक है? तो ये क्यों है? तो ये एडवांस सनसेट और सनराइज जो होता है 2 मिनट, ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है बेटा, आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं खत्म करने के कगार पे। तो अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। अब क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? बेटा जब भी लाइट आती है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, तो लाइट अर्थ में इनविजिबल या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स फैले हुए हैं, ठीक है? वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स है और एटमॉस्फेयर है पूरा। ये एटमॉस्फेयर से जैसे ही लाइट टकराती है तो लाइट अपना रास्ता चेंज करती है और फैल जाती है हर जगह, ठीक है? अब इसमें ये चीज नोटिस करी गई कि लाइट के 7 रंग है विबग्योर। अब इस विबग्योर में बेटा ये जो वायलेट, इंडिगो और ब्लू है ना, वेवलेंथ ऐसे इंक्रीज हो रही है, तो इनकी वेवलेंथ कम है, ये वेवलेंथ कम है बेटा। तो वेवलेंथ कम है, ये नोटिस करा गया कि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है ना, वो इन 3 रंगों को सबसे ज्यादा फैला देते हैं। आई पार्टिकल से टकराया, पार्टिकल ने बोला कौन कौन है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तू चले इधर चल, तू इधर चल, और फैला देते हैं। बाकी इसको ग्योर को ज्यादा कुछ नहीं कहते, इनको भी फैलाते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना वायलेट, इंडिगो, ब्लू को फैलाते हैं। तो इसी फैलाने को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब हमारी आंखें भगवान ने कुदरत में ने ऐसी दी हैं कि हम वायलेट, इंडिगो, ब्लू में से बेटा ब्लू को लेके कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है ना? हमारी आई बहुत सेंसिटिव है, वो ब्लू को एकदम से देखती है, अच्छा लगता है नीला, ठीक है? इसलिए हमें आसमान नीला दिखता है पूरा, ठीक है? समझे क्यों आसमान नीला दिखता है? कोई पूछे तो स्कैटरिंग की वजह से। किसकी? इसकी वजह से स्कैटरिंग। बच्चा रिफ्रैक्शन लिखाता है, यहाँ गलत हो जाता हुआ है, लेकिन ये मेन रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ब्लू स्कैटर्स द मोस्ट। अब पूछ रहा व्हाई डू ब्लू अपीयर्स, स्काई अपीयर्स ब्लू? क्योंकि भाई लाइट की स्कैटरिंग हुई, ब्लू की वेवलेंथ कम है। तो वायलेट, सर वेवलेंथ तो वायलेट की सबसे कम है, तो वायलेट दिखना चाहिए। हमारी आंखें वायलेट को लेके उतना सेंसिटिव नहीं है जितना ब्लू को लेके, इसलिए बेटा ब्लू सबसे ज्यादा दिखता है, ठीक है? सो दिस इज द रीजन, इसको देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। वाई डज सन अपीयर रेडिश? क्या नजारा है भाई साहब, है पूरा के स्टोरी लेके डालू भाई। पहली बात, पूरा आसमान नीला नहीं दिखता, जहां पर ये जो होराइजन है उसके बाद जो सूरज है, यहां तुम्हें ये लालिमा दिखती है, लालिमा, लाल दिखता है, समझे? सर कहाँ गांव से आ गए हो आप? तो यहां तक लाल दिखता है, यहां नीला ही दिख रहा है, इस तरफ लाल दिख रहा है, क्यों? समझो समझो बेटा, सूरज जब सर पे होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो पीला दिख रहा है तुमको, ठीक है ना? लेकिन जब डूबने वाला होता है तो बेटा आपसे आपसे आप कहां पर हो, आप कहीं यहां पर हो, आप कहीं यहां पर हो बेटा, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहीं ज्यादा होता है इस डिस्टेंस से। इससे क्या होता है, जब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज ये सब आ रही है, लेकिन जो लाल है वो सबसे लेट रिफ्रैक्ट होती है ना, सबसे लेट झुकती है, तो लाल रंग आपकी आंखों पे तब तक पहुंचता है, जिसकी वजह से आपको सूरज में ये लाल लाल सा दिखता है। ध्यान से समझो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू की स्कैटरिंग हुई, अच्छे से हुई,
नीलापन दिख रहा है, ब्लू को लेके सेंसिटिविटी है, आसमान नीला दिख रहा है, लेकिन क्योंकि लाल रंग की स्कैटरिंग नहीं हो पाई, सबसे लेट कम बेंड होता है, इसलिए डूबता हुआ सूरज ये लाल आंखों में जा रहा है और इसलिए लाल दिख रहा है बेटा। याद रखना ये सवाल बिल्कुल पूछा जाएगा, 110% पूछा जाएगा। उसका रीजन है मैंने अच्छे से लिख दिया है, स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, व्हाई डज स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। ये हमारे एस्ट्रोनॉट भाई साहब है भाई, इनको आसमान काला क्यों दिखता है। अब तुम अगर कोई फ्लाइट लो, प्लेन ऊपर जाता, प्लेन में तो तुम्हें इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही तुम एटमोस्फेयर से ऊपर निकल जाओगे तो तुमको आसमान काला दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि लाइट की देयर इज नो स्कैटरिंग, स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई पार्टिकल ही नहीं है। जब कोई पार्टिकल ही नहीं है तो बेटा तो क्या स्कैटरिंग होगी? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो ही नहीं, इसलिए बेटा इसको आसमान डार्क दिखता है एस्ट्रोनॉट को। ये पूरा आंसर है, बढ़िया से इसको तुम देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कलर ऑफ द सन टू एस्ट्रोनॉट। अब भाई सूरज जो तुमको बढ़िया कभी पीला कभी लाल दिख रहा है, असली में अगर एस्ट्रोनॉट जब तुम जाओगे तो असली में सूरज व्हाइट लाइट फेंकता है। यस यस यस, सूरज व्हाइट लाइट फेंकता है यार, ऐसा दिखेगा सफेद, कोई पीला लाल नहीं दिखता। ये तो हमारा एटमॉस्फेयर है जो इसको ऐसा दिखा रहा है, असली में सूरज बेटा सफेद दिखता है। याद रखना, सन अपीयर्स व्हाइटिश, दूधिया दिखता है सूरज हमेशा। क्यों? क्योंकि स्पेस में कोई स्कैटरिंग नहीं है, तो कोई रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा, डिस्पर्जन हो नहीं रहा, इसकी वजह से आपको सन ऐसा व्हाइट दिखता है, दूधिया दिखता है, ठीक है। आगे आ जाओ, टिंडल इफेक्ट। अरे यार तो सिंपल से एक बोतल ले, बोतल में साफ पानी डाल और लाइट मार उस पर, तुम्हें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, साफ पानी है। अब यही उसके अंदर दूध की थोड़ी ड्रॉप्स डाल दे या थोड़ा डस्ट पार्टिकल डाल दे तो लाइट दिखती है ना, लाइट का पाथ दिखता है ना, उसी को बेटा टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये तुम्हें सुबह सुबह दिखता है, तुम सुबह उठो तो तुम्हें ऐसे खिड़की से ये लाइट का पाथ दिख रहा है ना, थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल्स हैं तो लाइट का पाथ सुबह दिख रहा है बढ़िया से, इसी को बेटा टिंडल इफेक्ट कहते हैं, है ना। कोई डार्क फॉरेस्ट में चले जाओ तो वहां से पेड़ों के बीच से जो लाइट का पाथ आता दिखता है, इसी को बेटा टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट टिंडल इफेक्ट इज, एक नंबर में बेटा बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो खत्म, थैंक यू, खत्म बेटा, खत्म। तो यहीं पे हमारा समाप्त होता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। आपको ये सारी वीडियोस बेटा पहुंचाने में, लाने में, बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आई होप आपको ये मेहनत में मजा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें भी मजा आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को एंड कीप सपोर्टिंग अस। और मजे करते रहो यार, मजे करते रहो, रिस्पेक्ट करो सभी जेंडर को और प्यार करो यार, सीखो चीजों को और एंजॉय करो। थैंक यू सो मच बेटा।